हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान। वेलकम टू इजी पाथ एजुकेशन। आज हम बात करेंगे सेकंड दैट इज फिफ्थ यूनिट की या फिर ई पार्ट की, दैट इज फॉर जेकेपीएससी लेक्चरर और एजुकेशन पर्सपेक्टिव से। ओके, तो एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसमें हम इसकी फिफ्थ यूनिट करेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत सारे टेक्नोलॉजी से ही पूछे जाते हैं। कौन सा सॉफ्टवेयर एजुकेशन के लिए यूज़ होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर एजुकेशन टीचिंग दैट इज टीचिंग लर्निंग मेथड में यूज़ होता है। तो इसलिए फिफ्थ यूनिट सबसे पहले कराई जा रही है, फिर थर्ड नंबर पे कराई जा रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर पर्सपेक्टिव से। ओके, सो ये आपकी यूजीसी नेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम हो, उस जो भी दैट इज़ फॉर टीचिंग के लिए, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ के जाइएगा, अच्छे से इसे पढ़िएगा इस वीडियो के माध्यम से, मेरे लेक्चर के माध्यम से। स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक्स देखेंगे क्या क्या है एजुकेशन टेक्नोलॉजी में। आप सिलेबस भी जाके देख सकते हैं जेकेपीएससी की साइट से, एजुकेशन का सिलेबस, उसमें आपको सारी यूनिट्स मिल जाएंगी। बाकी यहाँ पे हम जो फिफ्थ यूनिट दैट इज ई पार्ट करेंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी, उसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, टाइप्स एंड इट्स नीड्स इन अवर कंट्री, कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी की क्या नीड है, क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है। इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आफ्टर दैट कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इन फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम बात करेंगे। क्लासरूम इंटरेक्शन, जिसमें फ्लैंडर, रेसिप्रोकल कैटेगरी, इक्विवेलेंट टॉक कैटेगरी सिस्टम है ना, इनके बारे में बात करेंगे। एमर्जिंग ट्रेंड्स इन ई लर्निंग, कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी इन एवेल्युएशन, एंड द लास्ट एंड द इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज द एआई इन एजुकेशन। उसमें हम उसके एथिक्स देखेंगे, प्रिंसिपल्स देखेंगे एआई इंटीग्रेटेड लर्निंग में। ओके, कि क्या आपको करना चाहिए अगर आप एआई का यूज़ कर रहे हो, तो क्या आपके लिए मॉरली अच्छा है ना, व्हाट इज़ रॉन्ग और व्हाट इज़ राइट। ओके, तो क्या रॉन्ग है, क्या राइट है आपके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग अगर आप एआई का यूज़ कर रहे हो, तो उस बारे में हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से। सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, टाइप्स एजुकेशन टेक्नोलॉजी नीड इन आवर कंट्री। ओके, कि क्या नीड है एजुकेशन टेक्नोलॉजी की, क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या टाइप्स है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे एजुकेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है। सो बेसिकली इट इज अ सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स, कि जो टेक्नोलॉजिकल टूल्स हैं, जो नई तकनीकें हैं, जो उनके टूल्स हैं या टेक्निक्स हैं, है ना, या फिर प्रोसेस है, उसको हम किस में यूज़ करें, एजुकेशन में यूज़ करें, ताकि हम अपनी टीचिंग को, लर्निंग को और इवैल्यूएशन को, मतलब मूल्यांकन के सिस्टम को इम्प्रूव कर सकें। मतलब बच्चों को इंटरेक्ट करके पढ़ाएं और भी अच्छे तरीके से, जो हम और मेथड से, मतलब जो ऑफलाइन लर्निंग है, या फिर आप बोल सकते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता है, उसके माध्यम से कराते हैं। ओके, सो इट इज़ नॉट लिमिटेड टू गैजेट्स। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपके पास गैजेट्स हो, आपके पास डिवाइसेस हो या मशीन्स हो, नहीं। इसका मतलब ये है कि आप साइंटिफिक डिज़ाइन ऑफ लर्निंग प्रोसेस कर रहे हो। इट मीन्स कि आप लर्निंग प्रोसेस को एक साइंटिफिक तरीके से देख रहे हो। आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, उसमें ज़रूरी नहीं आपके पास गैजेट्स हो, जैसे यूज़ ऑफ मीडिया, मैथड्स और स्ट्रेटजीज एंड इवैल्यूएशन टेक्निक्स टू मेक एजुकेशन मोर इफेक्टिव। कि आप साइंटिफिक डिज़ाइन का यूज़ कर सकते हो, किसमें, मैथड्स में, स्ट्रेटजीज में और इवैल्यूएशन टेक्निक्स में, कि आप नए तरीके से, ऐसे तरीके से जिसमें आप नए टूल्स का यूज़ करो, नए टेक्निक्स का यूज़ करो। ओके, सो सिंपल मीनिंग की बात करें तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी। ऐसा तो दिख ही रहा है कि दो वर्ड से मिलकर बना है, एजुकेशन प्लस टेक्नोलॉजी। इट मीन्स कि यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू मेक टीचिंग लर्निंग मोर एफिशिएंट एंड इम्पैक्टफुल, कि बच्चे पे बहुत असर पड़े, बहुत अच्छा असर पड़े और एफिशिएंट हो, जिसमें हम बच्चों को थोड़ी सी ही चीज़ में बहुत सारी चीज़ें समझा दें ना, थोड़ी सी ही टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें समझा दें, अच्छे से उनको कॉन्सेप्ट समझा दें, उनकी डीपर लर्निंग करा दें। सो बेसिकली ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है। सो डेफिनेशंस क्या है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की। तो यूनेस्को दैट इज 1994 में इन्होंने बोला था एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज सिस्टमेटिक वे ऑफ डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग द टोटल प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। कि आप किसका यूज़ कर रहे हो, आप बना रहे हो, टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, आप किसमें डिज़ाइन कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, इवैल्यूएट कर रहे हो, है ना, किसमें, टोटल प्रोसेस ऑफ लर्निंग में, कि हर तरह से, मतलब आप इवैल्यूएशन में भी आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ डिज़ाइनिंग में भी, अगर आप करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हो, है ना, उसमें भी आप कॉन्सेप्ट्स डाल रहे हो टेक्नोलॉजी के, इम्प्लीमेंट करने में भी आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो और इवैल्यूएट करने में भी। तो ये क्या हो गया, एजुकेशन टेक्नोलॉजी हो गया। in terms of specific objectives using research based methods and resources to make education more effective। या आप रिसर्च बेस्ड मेथड्स यूज़ करो, इट मीन्स कि जो प्रूव्ड हो चुके हैं, ऐसा नहीं कि आप कोई भी मेथड उठा के कर दो। एक ऐसा मेथड जिससे आप कंक्लूजन निकाल सको, जिससे आप
अच्छे से बच्चों को पढ़ा सको, है ना, एफिशिएंट वे में पढ़ा सको। तो एजुकेशन को और इफेक्टिव बनाने के लिए, है ना, आप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हो। कमीशन ऑन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज़ यूएसए के द्वारा कहा गया है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज अ सिस्टमैटिक एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच टू डिजाइनिंग एजुकेशन प्रोसेस यूजिंग बोथ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। क्या आप ह्यूमन रिसोर्सेज का भी यूज़ कर रहे हो, मतलब जो टीचर्स हैं आपके, जो प्रोफेसर्स हैं आपके, उनका भी यूज़ कर रहे हो, साथ ही साथ आप मशीन्स का भी यूज़ कर रहे हो, गैजेट्स का भी यूज़ कर रहे हो, टू ब्रिंग अबाउट मोर अफेक्टिव लर्निंग, ताकि आप अफेक्टिव लर्निंग कर सको, ताकि आप ऐसी लर्निंग कर सको जिससे बच्चे और भी अच्छे से पढ़ सके, बहुत अच्छे से इंटीग्रेट होकर के, कोलैबोरेट होकर के पढ़ सके। ऐसा कुलकर्णी के द्वारा कहा गया, एजुकेशन टेक्नोलॉजीज एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, डिवाइसेस एंड मेथड्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो ऐसा कुलकर्णी के द्वारा कहा गया है कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है कि आप मॉडर्न टेक्निक्स को, डिवाइसेस को और मेथड्स को अप्लाई कर रहे हो इस पे, एजुकेशन पे, ताकि एजुकेशन की क्वालिटी को आप इम्प्रूव कर सको। तो ये इनका कहना है। उसके बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्यों एजुकेशन ज़रूरी है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या मतलब क्यों ज़रूरी है हमें कि एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, किस उद्देश्य से बनाए हैं। सो इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग, ताकि टीचिंग लर्निंग को हम साइंटिफिक बना सके, सिस्टमेटिक बना सके और अफेक्टिव बना सके टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। न्यू मेथड्स को डेवलप कर सके, मतलब इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स का यूज़ कर सके, जैसे ई लर्निंग का, मल्टीमीडिया का, या फिर ब्लेंडेड लर्निंग का। ओके, या फिर एनहेंस लर्निंग आउटकम्स की, जो बच्चों के आउटकम्स हैं, है ना, जो उनके रिजल्ट्स हैं, उसको हम और भी अच्छे से बढ़ा सके, और भी अच्छा बना सके, मतलब उनको समझ आए, उनकी रिटेंशन पावर बढ़ जाए, कि वो याद रखने की क्षमता उनकी, और अप्लाई कर पाए अपनी नॉलेज को रियल लाइफ में भी। ओके, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन में केटर टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स थ्रू अडेप्टिव टेक्नोलॉजीज, कि आप डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स की क्या ध्यान रखो, किसके थ्रू, अडेप्टिव टेक्नोलॉजीज के थ्रू, मतलब आप इंडिविजुअलाइज लर्निंग कराओ, कि हर बच्चे की इंटरेस्ट और नीड्स को देखते हुए आपको ऐसे मेथड्स यूज करने हैं जो जो सबको, मतलब सबके लिए सुटेबल हो, या फिर जो सबकी नीड्स को देख करके चूज करे गए हों। ओके, इंक्रीज एक्सेस टू एजुकेशन, अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज करोगे तो आप अपनी एजुकेशन को बहुत सारे लोगों तक पहुंचा पाओगे, मतलब आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज कर सकते हो, मूक्स का यूज कर सकते हो, दैट इज मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्या है मूक्स की फुल फॉर्म? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। इट मीन्स कि जो मास तक जा सके, जो बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके, है ना। तो एक तरह से आप ओपन ऑनलाइन कोर्स प्रोवाइड कर रहे हो, जहाँ पे बच्चे किसी भी टाइम पर पे अपने पेस के अकॉर्डिंग कैसे भी वो लर्न कर सकते हैं, वीडियोस को देख करके। उन्हें एक सिस्टमेटिक स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि आप रिमोट लर्निंग को भी प्रमोट कर सको, मतलब जहाँ तक दैट इज स्कूल्स नहीं पहुँच पा रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी की मदद से, आप फ़ोन और इंटरनेट की मदद से बच्चों तक जुड़ सको। टीचर्स को सपोर्ट करने के लिए प्रोवाइड टीचर्स विद मॉडर्न टूल्स, की टीचर्स के पास मॉडर्न टूल्स होंगे, स्मार्ट क्लासेस होंगे, रिसोर्सेज होंगे, तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा पढ़ाने में, है ना, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ा पाएंगे। लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करने के लिए इट मीन्स कि ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज का यूज़ करना, या फिर ऑनलाइन मॉड्यूल्स का फॉर कॉन्टिन्यूस लर्निंग, कि अगर आप स्कूल से, कॉलेजेस से चले भी जाओ, तो भी अगर आपको कोई चीज़ देखनी है तो आप ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज के थ्रू देख सकते हो, जैसे जो ई लाइब्रेरीज हैं, है ना, ई लाइब्रेरीज हैं, या फिर जो मूक्स हैं, इनके थ्रू आप आसानी से देख सकते हो सारी चीज़ें। ओके, लाइफ लॉन्ग लर्निंग को प्रमोट करता है। इवैल्यूएशन एंड फीडबैक में काम आता है टेक्नोलॉजी को, आप बेटर असेसमेंट मेथड के लिए भी यूज़ कर सकते हो, कि आप ऑनलाइन क्विज ले सकते हो, एआई बेस्ड इवैल्यूएशन कर सकते हो। ओके, उनकी सारी परफॉर्मेंस को डाल करके आप एआई में, कि उन्होंने कैसा परफॉर्म करा, तो उससे आप बच्चों का मूल्यांकन, एक ओवरऑल कंक्लूजन ले सकते हो कि क्या कमियां हैं और क्या सुधार आने चाहिए। नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो टाइप्स क्या है? सो बेसिकली फर्स्ट इज द हार्डवेयर अप्रोच। तो हार्डवेयर अप्रोच का मतलब क्या है कि जब आप फिजिकल डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स का यूज़ कर रहे हो, मतलब आप मशीन्स का यूज़ कर रहे हो, आप टूल्स का यूज़ कर रहे हो टीचिंग में, तो वो क्या हो गया? वो हार्डवेयर अप्रोच हो गया, मतलब प्रोजेक्टर्स का, स्मार्ट बोर्ड्स का, लैपटॉप्स का, टैबलेट्स का, कैमराज और या फिर ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ कर रहे हो। ओके, सॉफ्टवेयर अप्रोच का मतलब क्या है कि जो एजुकेशन प्रोग्राम्स बने हुए हैं, जैसे डिओलिंगो ऐप है, बायजूस है ना, यूट्यूब है, तो आप जब इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, मटेरियल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो वो सॉफ्टवेयर अप्रोच हो गया।
इट मीन्स कि जो एजुकेशनल एप्स हैं, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, मल्टीमीडिया कंटेंट है या फिर एजुकेशनल गेम्स, जैसे these all are the that is software approach. Okay, next is the systematic approach. So systematic system approach, that is the focus on designing the entire learning system in a scientific way. इसका फोकस होता है कि आप लर्निंग सिस्टम को एक साइंटिफिक वे में क्रिएट कर सको, डिजाइन कर सको, है ना, बना सको. ओके, जैसे कि पहले आप ऑब्जेक्ट सेट करो, फिर कंटेंट सिलेक्शन करो, मतलब एक प्रॉपर मेथड के थ्रू, प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू आप कोई कंटेंट को ले रहे हो, लर्निंग सिस्टम को डिजाइन कर रहे हो, बना रहे हो. जैसे पहले तो आप ये देखोगे कि अगर आप कोई डिवाइस बना रहे हो तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, किन लोगों तक आप पहुंचाना चाहते हो, फिर उन लोगों के लिए कंटेंट सिलेक्शन की, उनको कितना आता है उसके बेस पे आप कंटेंट सिलेक्शन करोगे. फिर टीचिंग मेथड्स का यूज करोगे कि किस टीचिंग मेथड्स के थ्रू पढ़ाया जाता है, एंड देन इवैल्यूएशन और फिर फीडबैक, फिर बच्चों की परफॉर्मेंस के जरिए या फिर उनसे पूछ करके आप उनका फीडबैक ले सकते हो. सो बेसिकली सिस्टम अप्रोच का मतलब क्या है कि आप एक प्रॉपर साइंटिफिक वे, साइंटिफिक प्रोसेस को यूज कर रहे हो कोई भी कंटेंट बनाने के लिए, कोई भी लर्निंग सिस्टम बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए. ओके, सो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है, यूज ऑफ मास मीडिया या फिर कम्युनिकेशन टूल्स टू स्प्रेड एजुकेशन. जैसे कि मतलब मास मीडिया इन द सेंस कि आप क्या कर सकते हो, टीवी पर दिखा सकते हो अपना कंटेंट. जैसे जो स्वयं प्रभा है बेसिकली, वो किस लिए है, वो इसलिए ही है कि आपके जो भी पढ़ाई की चीजें हैं, है ना, उसको टीवी पर दिखा करके सभी लोगों तक उसे टेलीकास्ट कर सके, सभी लोगों तक बता सके. सो मास मीडिया और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो एजुकेशन को फैलाने के लिए. सो बेसिकली एजुकेशनल टीवी, रेडियो प्रोग्राम्स, यूट्यूब लेक्चरर्स या फिर ऑनलाइन वेबिनार्स, बेसिकली ये सब क्या है, आप बातचीत करके, आप बता करके, आप सोल्यूशंस दे करके, प्रॉब्लम्स पूछ करके आप यहाँ पे कर सकते हो लर्निंग. टीचिंग टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी एंड पैडागोजी टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग बिहेवियर यूजिंग टेक्नोलॉजी. कि आप साइकोलॉजी का यूज कर रहे हो, मतलब मनोविज्ञान का यूज कर रहे हो आप, और किसका यूज कर रहे हो, पैडागोजी का यूज कर रहे हो कि कैसे आपको पढ़ाना है, क्या वे में पढ़ाना है, उन चीज़ों का यूज कर रहे हो आप अपनी लाइफ में टीचिंग लर्निंग मैथड्स या टीचिंग लर्निंग बिहेवियर्स को क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए. और किसके माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से. मतलब आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो, आप नए नए तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हो जिसकी मदद से आप टीचिंग लर्निंग बिहेवियर को इम्प्रूव कर सको और भी अच्छा सुधार सको. नेक्स्ट इज द नीड फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन इंडिया. तो क्यों ज़रूरत है, सो बेसिकली फर्स्ट इज अ लार्ज पॉपुलेशन एंड डिमांड फॉर एजुकेशन. तो सबसे पहले तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो पॉपुलेशन क्या है, 140 दैट इज करोड़ से भी ज़्यादा है ना. तो बेसिकली इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के साथ अब हर जगह स्कूल्स अब है भी नहीं, खोल तो सकते हैं बट है नहीं. तो उसको डील करने के लिए जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी है वो जो डिमांड है एजुकेशन की उसको कंप्लीट करेगी, है ना, ताकि हमारी जो पॉपुलेशन मानी जाती है कि यूथ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है बेसिकली, जो 18 से 20 या फिर 16 से 20, 22, 23, 24 साल के बच्चे. ओके, तो यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है जिसमें एजुकेशन टेक्नोलॉजी हेल्प कर सकती है उन तक पहुंच करके, किसी भी एरिया तक पहुंच करके उनको अच्छी एजुकेशन देने के लिए. ओके, और एक ऐसी सोसाइटी, ऐसी कम्युनिटी, ऐसी सोसाइटी बनाने के लिए, ऐसा नेशन बनाने के लिए कि जहाँ पर सभी लोगों के पास एजुकेशन हो, सभी बच्चों के पास एजुकेशन हो और सभी के पास रोजगार भी हो. ओके, क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए कि आप एजुकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कंटेंट डिलीवरी को बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हो. मतलब आप हर बच्चे पे ध्यान दे सकते हो. मतलब आप क्या कर सकते हो, बच्चे के फीडबैक्स के थ्रू उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व आउट कर सकते हो. इंटरैक्टिव लर्निंग, मतलब बच्चों से कम्युनिकेट करके, बातचीत करके उनको ऐसी लर्निंग करा के जिसमें बच्चे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. और स्किल डेवलपमेंट की आप क्या कर सकते हो, एजुकेशन दे सकते हो जिससे ओवरऑल क्वालिटी बढ़ेगी. मतलब आप बच्चों का ओवरऑल विकास के लिए बच्चे की जो एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को, उसकी गुणवत्ता को और भी ज़्यादा बढ़ा दोगे, मतलब उससे बढ़ती भी है. सो ब्रिजिंग रूरल अर्बन गैप, तो इससे जो रूरल अर्बन गैप है हमारे लोगों के बीच में, गांव और शहरों के बीच में जो गैप है एजुकेशन में, वो खत्म होगा क्योंकि सभी को एक ही प्रकार की शिक्षा मिलेगी टेक्नोलॉजी के माध्यम से. डिजिटल एजुकेशन बहुत सारे लोगों तक पहुंच पाएगी, जो रिमोट एरियाज है, जो अंडर डेवलप्ड एरियाज है, जहाँ पे क्वालिटी टीचर्स और रिसोर्सेज बहुत कम होते हैं. तो वहाँ तक भी पहुँच करके क्या कर सकते हैं, वहाँ तक भी पहुँच करके उस गैप को रिड्यूस कर सकती है. ओके, खत्म कर सकती है. सो टीचर ट्रेनिंग में भी हेल्प करती है, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है टीचर्स को ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए, वेबिनार्स के जरिए और वर्चुअल सिमुलेशन के जरिए ना.
कि उनको क्या कराया जाता है, उनको वेबिनार्स कंडक्ट कराए जाते हैं, जैसे सेमिनार्स होते हैं ना, ऐसे ही अगर हम इंटरनेट का यूज करके करते हैं तो वेबिनार्स करते हैं कि टीचर जो है वो घर बैठ करके ट्रेनिंग ले सकते हैं, जो भी दैट इज कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की जो प्रोग्राम्स हैं उनको अटेंड कर सकते हैं, उनसे कुछ सीख सकते हैं, है ना, एक ही जगह पर बहुत सारे टीचर जुड़कर उनकी आप दूसरे दैट इज आप बोल सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो कि वो इंटरनेशनल भी हो सकता है, कि आप इंटरनेशनल कल्चरल एक्सचेंज भी कर सकते हो। सो बेसिकली उसमें हेल्प करता है, उस इसलिए ज़रूरी है क्या, एजुकेशन टेक्नोलॉजी। इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए भी, क्योंकि एजुकेशन को सपोर्ट करता है फॉर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट, की जो अलग अलग दैट इज उनके अलग अलग आप बोल सकते हो कि मेथड्स होते हैं जिसकी मदद से उन्हें पढ़ाया जाता है, जैसे जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है या फिर जिनको दिखता नहीं है, सुनता नहीं है ना, तो बेसिकली उनके लिए अलग अलग तरह की शिक्षा, अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी यूज होती है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी जिन्हें बोलते हैं, जिनकी मदद से उन्हें हेल्प मिलती है। ओके, जिनसे उन्हें हेल्प मिलती है, जैसे स्क्रीन रीडर्स हो गए, स्पीच टू टेक्स्ट डिवाइसेस हो गए, जो ऐसे बच्चों को हेल्प करते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, जो विकलांग आप बोल सकते हो। ओके, नेशनल इनिशिएटिव जैसे कि दीक्षा प्रोग्राम हो गया, स्वयं हो गया, या फिर ई पाठशाला हो गया, या फिर पीएम ई विद्या होगा, बेसिकली ये सब प्रमोट करते हैं एडटेक को, मतलब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को स्कूल्स और कॉलेजेस में। स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो इट सपोर्ट वोकेशनल ट्रेनिंग एंड स्किल एनहेंसमेंट प्रोग्राम फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली एजुकेशन टेक्नोलॉजी सपोर्ट करता है वोकेशनल ट्रेनिंग को, है ना, कि आपके अंदर क्या है, आप एम्प्लॉयमेंट के लिए कैपेबल हो जाओ, अपने स्कूल टाइम में, अपने कॉलेज टाइम में भी स्किल एनहेंस करने के लिए और स्किल को उजागर करने के लिए, बढ़ाने के लिए प्रोग्राम्स स्टार्ट करे जाते हैं, ताकि आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, किसके जरिए, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के जरिए। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, की आप बच्चों को प्रिपेयर करते हो टेक्नोलॉजी एडवांस ग्लोबल मार्केट के, तो इसलिए एजुकेशन टेक्नोलॉजी या फिर एडटेक जिसे बोल सकते हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसलिए आपको एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। सो स्टूडेंट, ये तो कंप्लीट हो गया फर्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट इज द सेकंड टॉपिक, दैट इज द इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस एंड implications its use of for rural upliftment। ओके, इसके बारे में बात करेंगे। तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या होता है, अगर हम बात करें, हमने एजुकेशन टेक्नोलॉजी को भी पढ़ा है, तो इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी क्या हो गया, बेसिकली एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एक बड़ा पार्ट है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी का एक सब पार्ट आप बोल सकते हो, एक छोटा सा पार्ट बोल सकते हो, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। एजुकेशन टेक्नोलॉजी में आपको हर चीज़ बताई जाती है कि कैसे आपको डिज़ाइन करना है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, करिकुलम को कैसे डिज़ाइन करना है, टीचर ट्रेनिंग के बारे में, मैथड्स क्या यूज़ होने चाहिए, क्या टूल्स यूज़ होने चाहिए, सबके बारे में। बट इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आपको टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ के बारे में, मतलब आप क्या करते हो प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन में, कि जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तब आप टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ कर सकते हो, सिर्फ उसी पर फोकस करता है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। तो ये सिस्टमेटिक एप्लीकेशन है टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक मेथड्स की, ताकि आप प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कर सको, यूज़ कर सको। ओके, सो टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ को आप अच्छा बना सको। इट इंक्लूड डिजाइनिंग, डेवलपिंग, मैनेजिंग एंड इवेल्युएटिंग इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, कि आप कैसे इंस्ट्रक्शन प्रोसेस बनाओगे, मतलब कि आपको पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, उस सब पे फोकस करता है। डेवलप कैसे करोगे, मैनेज कैसे करोगे, फिर उसका मूल्यांकन कैसे करोगे, उन रिसोर्सेज का और इंस्ट्रक्शन प्रोसेसेस का, ताकि आप लर्निंग को अफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों बना सको, जिसमें आपका जो दैट इज कॉस्ट है वो भी कम लगे, और आप बहुत सारे बच्चों तक पहुंच पाओ, मतलब आपका प्रॉफिट ज़्यादा हो, कि आप बच्चों तक एजुकेशन बहुत अच्छी दे पाओ। सो सिंपल एक्सप्लेनेशन देखें तो ये स्पेसिफिकली फोकस करता है इम्प्रूविंग इंस्ट्रक्शन, कि जो आप दैट इज आप बोल सकते हो कि जो आप पढ़ाते हो, है ना, जो आप निर्देश देते हो, जो आप टीचिंग कराते हो, लर्निंग कराते हो, उस पर ज़्यादा फोकस करता है, उसको इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा फोकस करता है। तो वो कैसे हो सकता है, मीडिया के थ्रू, आप मीडिया का यूज़ करो, मतलब ऑडियो, वीडियो या कंप्यूटर्स का। साइंटिफिक इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, मतलब आप क्या करो, डिज़ाइन करो, जैसे हमने देखा था ना एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में, कि आपको पहले प्लानिंग करनी है ना, कंटेंट सिलेक्शन करना है। सो बेसिकली उसी तरह से आप लेसन प्लान बना के जाओ, ताकि आप एक अच्छा इंस्ट्रक्शन दे सको। कंटेंट डिलीवरी मेथड्स को आप दैट इज डिसाइड करके जाओ, कि कौन सा आपको कंटेंट दैट इज डिलीवरी मेथड देना है, या फिर टीचिंग लर्निंग मेथड भी बोल सकते हो, कैसे पढ़ाना है आपको, उन सब चीज़ों को आप पहले ही सिलेक्ट कर लो। ओके, फीडबैक एंड असेसमेंट टूल्स भी आ जाते हैं इसमें, कि आप अब ये कैसे देख सकते हो कि जो आपके लर्निंग आउटकम्स थे वो अचीव हो पाए हैं, नहीं हो पाए, तो आप फीडबैक और असेसमेंट टूल्स के जरिए देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज द डेफिनेशंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। तो कमीशन ऑन इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी यूएसए 1970 के द्वारा, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी इज द सिस्टमेटिक वे ऑफ डिजाइनिंग, कैरी आउट एंड इवेल्युएटिंग द टोटल प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। ठीक है,
कि आप लर्निंग और टीचिंग के प्रोसेस को संभाल रहे हो, देख रहे हो, इवेलुएट कर रहे हो, डिज़ाइन कर रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, किसमें, इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यूजिंग मॉडर्न मेथड्स एंड रिसोर्सेज, कि आप जो नई तकनीकें हैं, नए मेथड्स हैं, या फिर नए रिसोर्सेज और नए संसाधन हैं, उनका यूज़ करके बच्चों को पढ़ा रहे हो। रेजर एंड इली के द्वारा क्या कहा गया, एजुकेशन टेक्नोलॉजी इज अ फील्ड कंसर्न विद द facilitation of human learning through systematic design, development, implementation, evaluation of instructional process and resources. So basically इन्होंने भी ये कहा है कि आप क्या करते हो, इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है कि आप ह्यूमन लर्निंग को और भी ज़्यादा बढ़ा रहे हो, उसे सराहना दे रहे हो, उसे और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हो, सिस्टमेटिक डिज़ाइन करके एक्टिविटीज़ का कि किस मेथड से आपको पढ़ाना है, डेवलप करके, इम्प्लीमेंट करके और फिर इवेलुएट करके, ताकि आप इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस और रिसोर्सेज को और भी ज़्यादा क्या कर सको, इम्प्रूव कर सको। ओके, सो नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी। तो इम्पोर्टेंस क्या है इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी की बेसिकली, सो इट एनहेंस टीचिंग एफिशिएंसी, ये टीचिंग एफिशिएंसी को और भी ज़्यादा बढ़ावा देता है। सो ये टीचर्स को हेल्प करता है कि वो क्या कर सके, लेसन को और भी अच्छा बना सके, प्लान कर सके उसके बारे में, मल्टीमीडिया का यूज़ कर सके, मतलब ऑडियो, विजुअल्स और इन सब चीज़ों का यूज़ करके पढ़ा सके। ओके, और डिलीवर कर सके कंटेंट को एक एंगेजिंग वे में, जिससे बच्चे पार्टिसिपेट कर सके क्लासरूम में। ओके, इंडिविजुअलाइज लर्निंग को प्रमोट करना, मतलब लर्निंग को सपोर्ट करना एट वंस ओन पेस यूजिंग ई लर्निंग मॉड्यूल्स और वीडियो लेक्चर, कि आप क्या कर रहे हो, लर्निंग को सपोर्ट कर रहे हो, लर्निंग को बढ़ावा दे रहे हो, किसके थ्रू, कि बच्चे अपनी क्षमता के थ्रू पढ़ सके, है ना। बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज कराओ, ऐसे मेथड्स का यूज करो जिससे बच्चे अपने पेस के अकॉर्डिंग, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग पढ़ सके। आप ई लर्निंग मॉड्यूल्स बना सकते हो, जिसमें आप दैट इज, आप बोल सकते हो बेसिक लर्नर्स, दैट इज मीडियम लर्नर्स और फिर हाईएस्ट लर्नर पे आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, और वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। एनकरेज एक्टिव लर्निंग को प्रमोट करना, मतलब आप लर्नर्स को इन्वॉल्व करो थ्रू बेटर स्टिमुलेशन, एक्टिविटीज एंड इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी, कि आप क्या कर सकते हो, एक्टिव लर्निंग को प्रमोट कर सकते हो, बच्चों को बता सकते हो, बच्चों को समझा सकते हो, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करा करके, उनको ऐसा इन्वायरमेंट दे करके जहाँ पे बच्चे खुद महसूस करके, फील करके, उस एक्सपीरियंस को जी करके सीखे, एक्टिविटीज़ के थ्रू और इंटरैक्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू। फैसिलिटेट डिस्टेंस लर्निंग, जो डिस्टेंस लर्निंग है, जब बच्चे क्लासरूम में नहीं आते हैं, बाहर अपने घर पे बैठ के ही पढ़ते हैं, उसको ये क्या करता है, उसको और भी ज़्यादा बढ़ावा देता है, कनेक्ट करता है स्टूडेंट्स को और टीचर्स को रिमोटली थ्रू वर्चुअल प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली ये क्या करता है, वर्चुअल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट करता है स्टूडेंट्स और टीचर्स को। ओके, सो उसके बाद है असेसमेंट को इम्प्रूव करता है, इंस्टेंट फीडबैक प्रोवाइड करता है थ्रू ऑनलाइन टेस्ट एंड परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। सो बेसिकली ये फीडबैक प्रोवाइड करता है, आप फीडबैक बहुत अच्छे से ले सकते हो ना, किसमें क्या कमी है, किसको क्या सही नहीं लगा, वो चीज़ आप ले सकते हो ऑनलाइन टेस्ट के ज़रिए, और परफॉर्मेंस को ट्रैक करके उनके, अगर आपने पहले से ही डिवाइसेस बनाए हुए हैं, उनको ऑनलाइन जो एक्टिविटीज़ कराई हैं, तो आप वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। डेवलप HOTS, होट्स क्या होते हैं, बेसिकली एनकरेज एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिव थिंकिंग यूजिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड टास्क, कि आप एनकरेज कर सकते हो, बढ़ावा दे सकते हो किसको, प्रॉब्लम सॉल्विंग को, एनालिसिस को आप विश्लेषण कर सकते हो, क्रिएटिव थिंकिंग कर सकते हो टेक्नोलॉजी बेस्ड टास्क में, है ना। आप जब जब टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे तो आप डिफरेंट चीज़ों को बच्चों को दिखा सकते हो, जो कि आप लेक्चर मेथड के थ्रू या फिर अदर मेथड के थ्रू नहीं दिखा सकते, जिसमें आप बच्चों को वर्ल्ड वाइड चीज़ें बता सकते हो, ग्लोबल ट्रेंड्स के बारे में बता सकते हो, तो जिससे बच्चों का ऑब्वियसली क्रिएटिव थिंकिंग बढ़ेगी, क्रिएटिविटी एनहेंस होगी उससे। टाइम और रिसोर्सेज को तो बेसिकली सेव ही करता है, क्योंकि आपको यहाँ पे ज़रूरी नहीं, अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करो तो आपको बुक्स की, नोटबुक्स की, पेन की, इनकी तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और टाइम भी सेव होता है कि आप इजीली अपने दैट इज डिवाइसेस के ज़रिए ही बहुत आसानी से पढ़ पाते हो, है ना। रिपीटेटिव टीचिंग वर्क को रिड्यूस करता है, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे लेक्चर डाल दिए, तो अब अगर जब दोबारा से कोई वैकेंसी आएगी, दोबारा से यूजीसी नेट का दैट इज पेपर आएगा, तो वो मुझे दोबारा से अपलोड करने की, सेम लेक्चर को दोबारा से अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो यहाँ पे एज इट इज रहेंगे। ओके, तो उस चीज़ को ये घटाता है, मतलब आपके टाइम को सेव करता है, क्योंकि आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स और डिजिटल रिसोर्सेज का यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज द स्टूडेंट इम्प्लीकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। तो क्या इम्प्लीकेशन है, तो सबसे पहले तो टीचर्स रोल्स एज अ फैसिलिटेटर,
टीचर का रोल क्या है, फैसिलिटेटर का है, मतलब टीचर क्या करता है, टीचर बच्चों को एनहेंस करता है, उनकी कैपेबिलिटीज़ को एनहेंस करता है, बढ़ावा देता है, जो भी वो काम कर रहे हैं उनको वो हेल्प करता है उन सब चीज़ों में, है ना, कि कैसे अगर उनको लगता है, टीचर्स को लगता है कि वो गलत कर रहे हैं तो वो उनको करेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो टीचर शिफ्ट फ्रॉम बीइंग नॉलेज प्रोवाइडर टू गाइड्स, कि बच्चों को गाइड करेंगे, वो बच्चों को नॉलेज प्रोवाइडर्स वाले नहीं है, ये माना जाता है। अब अगर हम बात करें हमारी 21st सेंचुरी में कि टीचर का काम एक फैसिलिटेटर का है, टीचर का काम सिर्फ नॉलेज प्रोवाइडर ही नहीं है। अब माना जाता है बच्चों को कि वो एक प्लांट है और प्लांट खुद ही बड़ा होगा, बट उसको थोड़ी बहुत केयर चाहिए, किससे, उनके टीचर से, मतलब जो माली होता है उससे। तो माली का काम टीचर यूज करता है और प्लांट दैट इज स्टूडेंट है, कि कैसे टीचर बच्चों की अपब्रिंगिंग करता है, कैसे उन्हें संभालता है टाइम टाइम से, उसी पे डिपेंड करेगा कि वो पौधा जो है या फिर वो स्टूडेंट जो है वो कैसे डेवलप हो रहा है ना। तो ये गाइड करता है, फैसिलिटेट करता है और टेक्नोलॉजिकल टूल्स को मैनेज करके पढ़ाता है बच्चों को, कि आप कौन सा टूल्स का यूज कर सकते हो, कौन सा मेथड का यूज कर सकते हो, उन सब चीज़ों को एनहेंस करता है। ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट में हेल्प करता है, टीचर्स नीड कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग इन यूजिंग न्यू इंस्ट्रक्शन टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, कि टीचर्स को क्या जरूरत होती है, टीचर्स को जरूरत है कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग की, कि वो यूज कर सके इंस्ट्रक्शन टूल्स और टेक्नोलॉजीज को, है ना। तो सबसे पहले अगर टीचर्स के पास ट्रेनिंग नहीं है, उनको नहीं पता कि कैसे टूल्स को यूज करना है, कैसे आपको नए मेथड्स के थ्रू टीचिंग दैट इज टूल्स के थ्रू कैसे पढ़ाना है, टेक्नोलॉजीज के थ्रू कैसे पढ़ाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक ट्रेनिंग चाहिए, है ना। ट्रेनिंग चाहिए कि आप कैसे बच्चों को एआई का यूज करके पढ़ाओगे, और बच्चों को दैट इज आप बोल सकते हो कि कंप्यूटर का यूज करके कैसे पढ़ाओगे, उससे पहले टीचर को खुद आना चाहिए। तो प्रॉपर जो ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स है वो जरूरी है। करिकुलम डिजाइन देखें तो करिकुलम मस्ट बी रीडिजाइन टू इंटीग्रेट डिजिटल कंटेंट, कि आपका जो करिकुलम है वो कैसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जो डिजिटल कंटेंट को इंटीग्रेट करके पढ़ाए, ऑनलाइन रिसोर्सेज को, इंटरैक्टिव मटेरियल्स को, है ना। कि आप क्या करो, करिकुलम आपका जो दैट इज पाठ्यक्रम है, जैसे आपका सिलेबस है वो ऐसा होना चाहिए जिसमें आप ऑनलाइन लर्निंग को प्रमोट कर सको, है ना। जैसे आपको बच्चों को दैट इज आप बोल सकते हो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में बताना है, तो आप टेक्नोलॉजी का यूज करके बहुत अच्छे माध्यम से उनको विजुअल्स दिखा करके उनको समझा सकते हो कि कौन कहाँ प्रेजेंट होता है, किसका क्या काम होता है, वो सारी चीजें आप बहुत अच्छे से बेसिकली दिखा सकते हो। जैसे आप हिस्ट्री में कैसे यूज कर सकते हो टेक्नोलॉजी का, उनकी कहानियां बता करके आप दैट इज आप बोल सकते हो कि जो आजकल तो एनिमेटेड वीडियोस आने लगी हैं, उसके थ्रू आप बच्चों को बहुत आसानी से बता सकते हो, उसके थ्रू बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज द लर्नर ऑटोनॉमी, कि लर्नर की भी स्वायत्ता है, उसको भी ध्यान में रखना है। स्टूडेंट बिकम मोर इंडिपेंडेंट, स्टूडेंट क्या बन जाते हैं, और भी ज्यादा इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र हो जाते हैं और रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं अपनी टीचिंग और अपनी लर्निंग के लिए, ताकि उनको एक्सेस मिल पाए टू ड्यू टू एक्सेस टू ऑनलाइन मॉड्यूल्स, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें लर्निंग तो करनी ही है, तो उनके अंदर अगर सेल्फ डिसिप्लिन होगा तो वो उसे कंप्लीट कर पाएंगे। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज को लेते हैं, बट साथ के साथ जब वो क्लासेस हो रही होती है लाइव, तब आप उन्हें अटेंड नहीं कर पाते, तो ऐसे आगे आगे करके दिन बढ़ते हैं, और आपका जो वो दैट इज आप बोल सकते हो कि जो आपने प्रोग्राम ले रखा था या अपना पैकेज ले रखा था, है ना, वो खत्म हो जाता है, उसको फिर रिन्यू कराना पड़ता है। सो लर्नर की ऑटोनॉमी भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, कि वो इंडिपेंडेंट तो हो जाते हैं बट वो रिस्पॉन्सिबल भी होते हैं अपनी लर्निंग के लिए, क्योंकि वही उन्हीं को देखना है कि उन्हें कैसे पढ़ना है, वो किसी और पर अपने दैट इज आप बोल सकते प्रेशराइज नहीं कर सकते इस चीज़ के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में स्कूल्स एंड इंस्टीट्यूशंस नीड आईसीटी लैब्स, कि जो आपके स्कूल्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं उनको सबसे पहले तो आईसीटी लैब्स चाहिए पढ़ाने के लिए, है ना। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो लैब्स हैं, जहाँ पे कंप्यूटर्स हो, जहाँ पे स्मार्ट बोर्ड्स हो, जहाँ पे दैट इज नई टेक्नोलॉजीज हो, ओके, इंटरनेट फैसिलिटीज हो और स्मार्ट क्लासरूम्स हो, तो ये सब भी ज़रूरी है। कॉस्ट कंसिडरेशन, मतलब इनिशियल कॉस्ट में भी हाई, कि शुरुआती दौर में तो वो हाई हो सकती है, कि आपको टीचर्स को भी ट्रेनिंग देनी है, आपको कंप्यूटर्स भी अरेंज करने हैं, स्मार्ट क्लासरूम भी अरेंज करनी है। टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस लेंगे तो उसके लिए कितने सारे मटेरियल लगते हैं, पेन टैब लगता है, माइक लगता है, इतनी सारी चीज़ें लगती हैं। सो बेसिकली वो शुरू में तो बहुत ज़्यादा हो सकती है, बट उसका बेनिफिट आगे बहुत आगे वाले आने वाले टाइम तक होगा, है ना। तो काफ़ी टाइम तक उसका बेनिफिट आप ले सकते हो। सो बेसिकली रिसोर्स सेविंग भी है और स्केलेबिलिटी भी है इसमें, कि आप मेजर कर सकते हो, आप दैट इज आप रिसोर्सेज को सेव करके चल सकते हो, एक बार आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है बस। ओके, नेक्स्ट इज द यूज ऑफ इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इन रूरल अपलिफ्टमेंट। तो अब आप ये जो इंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज हैं इनका कैसे यूज कर सकते हो
रूरल को बढ़ावा, मतलब जो गांव ग्रामीण क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने के लिए, उसको ऊपर उठाने के लिए, तो सबसे पहले तो एक्सपेंडिंग एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन। तो आप वर्चुअल क्लासेस के थ्रू क्या कर सकते हो, वर्चुअल क्लासेस के थ्रू या फिर सैटेलाइट एजुकेशन, दैट इज एड्यूसेट, है ना। एड्यूसेट मतलब एजुकेशनल सैटेलाइट, कि आप इनका यूज करके आप टीवी में प्रोग्राम्स चला सकते हो बच्चों की एजुकेशन के लिए। आप वर्चुअल क्लासेस दे सकते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में बच्चों को बता सकते हो, ताकि वो जो रिमोट विलेजेस हैं जहाँ पर स्कूल्स नहीं है, जहाँ पे स्कूल फैसिलिटीज नहीं है, स्कूल्स तो हैं टीचर्स नहीं है, तो उन तक भी वो एजुकेशन पहुंच पाए। रूरल स्टूडेंट कैन लर्न फ्रॉम द बेस्ट टीचर्स एंड एक्सपर्ट्स वाया रिकॉर्डेड लेक्चर्स। तो जैसे आप मूक्स पर देखोगे, मूक्स कौन सा है हमारे इंडिया का, दैट इज स्वयं, है ना। अगर आप स्वयं पर देखोगे तो वहाँ पर आईआईटी आईआईएम जो बेस्ट टेक्नोलॉजी, दैट इज यूनिवर्सिटीज़ के जो लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके लेक्चर वहाँ पर होते हैं। तो आप वो सारी चीज़ें देख सकते हो, वो सारी चीज़ें आप पहुँचा सकते हो रूरल एरिया में भी, रिमोट एरिया में भी। ब्रिज द एजुकेशनल गैप, जो एजुकेशनल गैप है उसको आप ख़त्म कर सकते हो। जो रूरल और दैट इज़ अर्बन एरिया में जो गैप आ रखा है, कि अर्बन एरिया वाले बच्चों को ज़्यादा पता है, रूरल एरिया वाले बच्चों को नहीं पता, तो उसको आप रिड्यूस कर सकते हो, उसको आप खत्म कर सकते हो। सो सेम कंटेंट फॉर अर्बन एंड रूरल लर्नर्स रिड्यूस इनइक्वालिटी इन लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, कि अगर सेम कंटेंट मिलेगा जो शहरी लोग हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं सबको, तो उससे क्या इनइक्वालिटी, जो असमानताएं हैं वो घट जाएंगी, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, है ना। कि बच्चों में जो अपॉर्चुनिटीज हैं पढ़ने की, शिक्षा ग्रहण करने की, वो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। लोकल लैंग्वेज कंटेंट भी डेवलप होगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि सिर्फ ऐसा नहीं कि टीचर्स इंग्लिश में ही बताएंगे, आपको तो ऑनलाइन ट्रांसलेटर्स भी मिल जाते हैं, है ना। ऑनलाइन आप जो मैं बोल रही हूँ उसको आप दूसरी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करके देख सकते हैं, आजकल ऐसे ऐप्स आने लगे। अब जिस भी माध्यम से पढ़ना चाहो उस माध्यम में आपकी, आप मूवीज देखते हो ना, तो कितनी सारी लैंग्वेजेस में आजकल तो जो आईपीएल के मैचेस होते हैं या फिर जो कमेंटेटरी होती है बेसिकली, वो सब भी अब रीजनल लैंग्वेजेस जो है, जैसे हरियाणवी है, राजस्थानी है, इन सब भाषाओं में भी बोली जाने लगी है, भोजपुरी में भी बोली जाने लगी है। सो बेसिकली ये जो गैप है ना वो घट रहा है टेक्नोलॉजी के आने के बाद। ओके, स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग दे सकते हो ऑडियो विजुअल मॉड्यूल्स के जरिए, कि जहाँ पर आप बच्चों को, जैसे यूट्यूब पे आप देखते हो, है ना, यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें हैं जिससे आप स्किल्स ले सकते हो, जैसे सिलाई कैसे करनी है, डांस कैसे करना है, आपको कोई चीज़ जोड़नी है, तोड़नी है, बेसिकली वो सारी चीज़ें आप ऑडियो विजुअल मॉड्यूल्स के जरिए या फिर वीडियोज़ के जरिए देख सकते हो। वर्चुअल लैब्स होती हैं जहाँ पे आप खुद एक्सपीरियंस करते हो वर्चुअली, ऑनलाइन, घर पे बैठे बैठे, और मोबाइल ऐप्स के जरिए आप ट्रेन कर सकते हो रूरल यूथ को स्किल्स में, जैसे कि टेक्नोलॉजी को कैसे जैसे फार्मिंग टेक्नोलॉजी कैसे वो यूज़ कर सकते हैं, खेती कैसे कर सकते हैं तकनीक का इस्तेमाल करके, टूल्स का इस्तेमाल करके, हैंडीक्राफ्ट में कैसे जो हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं वो सीख सकते हैं, और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी सीख सकते हैं, कि कैसे वो एक अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, अपना बड़ा नाम कर सकते हैं, मतलब नाम रोशन कर सकते हैं। सो एम्पावरमेंट ऑफ रूरल टीचर्स, की जो रूरल टीचर्स हैं उनका भी सुदृढ़ीकरण होगा, मतलब वो भी बढ़ेंगे। सो प्रोवाइड डिजिटल टीचिंग एड्स, की जब आपको टीचिंग एड्स मिलेंगे, लेसन प्लान्स मिलेंगे डिजिटली, एंड ट्रेनिंग मॉड्यूल्स मिलेंगे, तो जो रूरल स्कूल में जो टीचर्स हैं वो भी, उनकी भी जो क्षमताएं हैं, उनकी जो कैपेबिलिटी, उनको भी और भी ज़्यादा आगे बढ़ाया जाएगा। ओके, कम्युनिटी लर्निंग सेंटर्स, तो डिजिटल लर्निंग सेंटर्स एस्टेब्लिश कर सकते हैं, वेयर एवरीवन, दैट इज स्टूडेंट्स, फार्मर्स, वुमेन, कैन लर्न न्यू स्किल्स। कि जो कम्युनिटी लर्निंग सेंटर्स हैं वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डिजिटल लर्निंग सेंटर्स बना सकते हो विलेजेस में, एक बड़ा सा होल जहाँ पर कि जहाँ वुमेन हैं वो भी सीख सके, है ना, स्किल्स के बारे में सीख सकें, स्टूडेंट्स भी सीख सकें, और जो फार्मर्स हैं वो खेती के बारे में सीख सकें। Okay, next is the health and social awareness, so use of instructional videos and apps to spread health education। तो आप इंस्ट्रक्शनल वीडियोस का और एप्स का यूज़ कर सकते हो जिससे आप हेल्थ एजुकेशन ले सकते हो, आप कोई भी बीमारी आने से पहले डायग्नोसिस कर सकते हो उन सब चीज़ों का घर बैठे बैठे। तो इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं जहाँ पे आप डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हो, डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हो घर पे बैठे हुए। हाइजीन का भी अच्छा दैट इज़ आप यूज़ कर सकते हो, हाइजीन अपनी अच्छी मेंटेन करके चल सकते हो। और सोशल रिफॉर्म्स कैसे ला सकते हो, सोसाइटी
सोसाइटी में कैसे आप बदलाव ला सकते हो, दैट इज हेल्थ अवेयरनेस के प्रति, सोशल अवेयरनेस के प्रति, तो वो सारी चीज़ों में भी हेल्प करता है ताकि रूरल अपलिफ्टमेंट हो। Cost effective solutions, that is low cost projectors, mobile learning apps and community radio can be used where internet access is limited. So basically आप प्रोजेक्टर्स का यूज कर सकते हो जो कम कॉस्ट में आते हैं जिससे अच्छी लर्निंग हो सके, मोबाइल लर्निंग ऐप्स का यूज कर सकते हो, कम्युनिटी रेडियो का यूज कर सकते हो जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस बहुत कम है, या फिर टीवी पे भी दैट इज स्वयं प्रभा के चैनल्स होते हैं वहां पर आप देख सकते हो, है ना, जहाँ पे इंटरनेट बहुत कम आता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं, जैसे कि दीक्षा या फिर पीएम ई विद्या, स्वयं या फिर डिजिटल इंडिया कैंपेन। सो बेसिकली ये प्रोवाइड करते हैं आपको एजुकेशन, आपकी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते हैं, प्रमोट करते हैं रूरल एजुकेशन में भी। ओके, सभी बच्चों को पढ़ाने का मेन एम है इन सब स्कीम्स का, स्वयं का भी, डिजिटल इंडिया कैंपेन का भी, कि आप डिजिटली, दैट इज डिजिटली आप पढ़ो, है ना, डिजिटल लर्निंग आप कर सको। ये चीज़ का एक तरह से एम है किसका, इसका आपके इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी का, ताकि आप रूरल अपलिफ्टमेंट कर सको। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक, 2 टॉपिक हो चुके हैं हमारे, उसके बाद थर्ड टॉपिक है दैट इज द इनोवेशंस इन टीचिंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, लीनियर एंड ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग। ओके, इसमें हम राइटिंग फ्रेम्स के बारे में, माइक्रो टीचिंग के बारे में, टीम टीचिंग के बारे में और सिमुलेटेड टीचिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, इनोवेशंस इन टीचिंग क्या है? इनोवेशंस इन टीचिंग मतलब कि आप जो नए परिवर्तन कर रहे हो, नया निर्माण कर रहे हो, नई तरह से पढ़ा रहे हो, मतलब मॉडर्न मेथड्स का यूज़ कर रहे हो, टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हो, ताकि आप क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव कर सको, एंगेज कर सको लर्नर्स को एक्टिवली, और इंडिविजुअलाइज एजुकेशन लर्निंग प्रोसेस दे सको, मतलब बच्चों की क्षमता के अकॉर्डिंग, बच्चों के इंटरेस्ट एरियाज के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ा सको। So they aim to move away from traditional lecture methods towards learner-centered approaches that focus on skills development, creativity and critical thinking. So basically इसका main aim क्या है, क्या उद्देश्य है, कि आप जो ट्रेडिशनल लेक्चर मेथड्स थे, जो डिस्कशन, दैट इज आप बोल सकते हो लेक्चर मेथड्स थे जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं होता था, है ना, सिर्फ आपको एक क्लासरूम में ही बैठा करके पढ़ाया जाता, जो जो बच्चे आते थे बस उनको ही पढ़ाया जाता, उससे आप हट सको, उससे आप जा सको किस तरफ, लर्नर सेंटर अप्रोच पे, जहाँ पे बच्चों की नीड्स और इंटरेस्ट को देखते हुए कि बच्चे कब रेडी है पढ़ने के लिए, बच्चों का क्या कितना दिमाग है, कितने विकसित हुए हैं, उन सब चीज़ों को यूज़ करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करा जाता है, क्रिएटिविटी पर, रचनात्मक क्रियाओं पर और आलोचनात्मक सोच पर फोकस करा जाता है, कि बच्चों के अंदर आप थॉट्स एबिलिटी, दैट इज हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स एबिलिटी कैसे डेवलप कर सकते हो। बच्चे ऐसे क्वेश्चन करें, हर चीज़ों को ऐसे ही ना मान ले, वो क्वेश्चन करें, क्वेश्चन पुट करें, एंगेजिंग वे में करें, है ना, कम्युनिकेट कर सके, डिस्कस कर सके क्लासरूम में। ये है इनोवेशन इन टेक्नोलॉजी सिस्टम। सो उसके बाद है नेक्स्ट इज अ प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। तो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन क्या है? इसका मतलब है सेल्फ लर्निंग मेथड वेयर कंटेंट इज प्रेजेंटेड इन स्मॉल एंड सिक्वेंशियल स्टेप। तो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, कि सेल्फ लर्निंग का एक तरीका है कि बच्चे खुद से पढ़ रहे हैं, खुद से अपना अधिगम करें, जहाँ पे कंटेंट को, जो उनका टॉपिक होता है ना, जो उन्हें पढ़ाया जाता है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में और सिक्वेंशियल स्टेप में, जैसे कि आप देखते हो, जैसे आपका अब ये यूनिट ही देख लो, इसमें छोटे छोटे पार्ट में कवर कर रखा है। अगर आपको ये बोल दिया जाता है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पढ़ो, तो एजुकेशन टेक्नोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, नहीं समझ में आता, तो आपको एक सीक्वेंस में दे दे कि पहले आपको ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है, फिर ये पढ़ना है। ओके, तो ये क्या होगा, लर्नर्स प्रोसेस थ्रू a series of frames like small units of information, respond to each and get immediate feedback। तो उन्हें क्या करते हैं, उन्हें क्या होता है, लर्नर्स जो हैं वो कैसे होते हैं, सीरीज ऑफ फ्रेम्स के थ्रू, मतलब स्मॉल यूनिट्स लेते हैं, मतलब इंफॉर्मेशन की पहले छोटा पार्ट, पहले एक चीज़ पढ़ेंगे, फिर दूसरी चीज़ पढ़ेंगे, फिर तीसरी चीज़ पढ़ेंगे। ओके, फिर उन चीज़ों को रिस्पॉन्ड करेंगे, उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया देंगे, एंड देन इमीडिएट फीडबैक उन्हें मिलेगा। ऐसे पढ़ाया जाता है कि पहले आपको पढ़ा दिया कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की क्या डेफिनेशन है, ये पढ़ा दिया, अब आपसे टीचर पूछ लेगी, या फिर आप पूछ सकते हो टीचर से कि मैम समझ में नहीं आया, या फिर क्या इसका मतलब ये भी हो सकता है, फिर टीचर आपसे पूछ लेगी, तो आपको इमीडिएट फीडबैक मिल जाएगा कि बच्चों ने पढ़ लिया। फिर आप बताओगे बेनिफिट्स क्या है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन की, दूसरा पार्ट हो गया। फिर उसके बारे में बच्चे से पूछोगे, बच्चे आपसे कुछ पूछेंगे, तो उससे भी आपको फीडबैक मिलेगा। तो ये क्या है, ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है। तो इसमें स्मॉल और लॉजिकल स्टेप्स ऑफ लर्निंग होती है, कि आपको पहले छोटा पार्ट पढ़ा दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ऐसे 4 नंबर पे। ओके, एक्टिव लर्नर रिस्पॉन्स, की आप रिस्पॉन्सेज भी लेते हो बच्चों के, इमीडिएट फीडबैक और री मिलता है, कि आप उनको बढ़ावा देते हो, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे होते
तो आप उनको बोल सकते हो कि ये चीज़ गलत है, आप ऐसे समझो इस चीज़ को, है ना। और सेल्फ पेस्ड लर्निंग होते हैं यहाँ पे, कि बच्चे अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग लर्निंग करते हैं, है ना, कि जितना उन्हें समझ में आया वो बता सकते हैं इसमें अपने रिस्पॉन्सेज के जरिए, ताकि टीचर को फीडबैक मिल सके। तो स्टूडेंट, इसके टाइप्स क्या है, टाइप्स ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के। तो सबसे पहले आता है लीनियर प्रोग्रामिंग, मतलब स्किनरियन मॉडल। स्किनरियन मॉडल क्या है बेसिकली, इसमें क्या आता है, स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर, एवरी लर्नर्स गो थ्रू द सेम सीक्वेंस ऑफ स्टेप, कि जो स्टेप्स बनाए होते हैं उसमें हर बच्चे को उसी स्टेप से गुजरना होता है, फिर दूसरे स्टेप से, फिर तीसरे स्टेप से, है ना। तो एक ही तरह से लर्निंग कराई जाती है। प्रोग्रेशन होता है स्टेप बाय स्टेप इन अ स्ट्रेट लाइन, कि आप स्ट्रेट लाइन में स्टेप बाय स्टेप मूव करते हो। ओके, फिर रिस्पॉन्स मिलते हैं, आफ्टर ईच फ्रेम द लर्नर्स आंसर ए क्वेश्चन, इफ करेक्ट मूव्स टू द नेक्स्ट फ्रेम, कि अगर आपने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का बता दिया तो आंसर बता दिया तो सेकंड पे पहुंच जाओगे, फिर सेकंड में टीचर पढ़ाएगी, फिर आपसे पूछेगी, फिर आपने बता दिया तो थर्ड पे पहुंच जाओगे। तो ऐसे करके आपका रिस्पॉन्स मिलते जाते हैं, आपका टॉपिक आगे बढ़ता जाता है। एडवांटेजेस क्या है, सो यूजफुल फॉर बेसिक नॉलेज एंड फैक्चुअल लर्निंग, कि आपको जब बेसिक नॉलेज करानी है, जैसे आपको डेफिनेशन बतानी है किसी की, है ना, किसी के बारे में, वैसे जैसे आपको काउंटिंग के बारे में बताना है, या फिर आप टेबल सिखा रहे हो बच्चों को, जैसे 2 की टेबल सिखा दी, फिर 3 की सिखा दी छोटे बच्चों को, तो उसके लिए ज़्यादा यूजफुल होती है। फिर फैक्चुअल लर्निंग करानी है आपको, है ना। सो एग्जाम्पल क्या है, जैसे टीचिंग सिंपल ग्रामर रूल्स थ्रू सिक्वेंशियल प्रैक्टिस एक्सरसाइज, कि आप ग्रामर रूल्स कैसे सिखा रहे हो बच्चों को, एक्सरसाइज प्रैक्टिस करके, कि पहले आपने एक छोटे जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो करा दिए 3, फिर उसके बाद और करा दिए, फिर उसके बाद थोड़ा लेवल हार्ड कर दिया, तो एक तरह से ये प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन हो गया, ओके, या फिर लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया। नेक्स्ट इज अ ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग, दैट इज अ क्रोडर मॉडल। तो इसमें क्या है, स्ट्रक्चर, कंटेंट इज प्रेजेंटेड इन लार्जर चंक्स, कंटेंट को लार्ज चंक्स में, मतलब बड़े बड़े, दैट इज आप बोल सकते हो कि डिवाइडेड पार्ट्स में पढ़ाया जाता है। इसमें क्या होता है कि प्रोग्रेशन क्या होता है, लर्नर्स आंसर डिटरमाइन द नेक्स्ट स्टेप, कि लर्नर का आंसर जो है वो नेक्स्ट स्टेप को डिटरमाइन करेगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ठीक है, कि आपने जैसे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के बारे में नहीं बताया तो फिर टीचर देखेगी कि अब क्या करना चाहिए, बता दिया तो फिर भी देखेगी ना, जैसे कि डिसीजन ट्री की तरह। सो रेमेडियल फ्रेम्स क्या है, इफ द आंसर इज रॉन्ग द प्रोग्राम प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन एंड रीडायरेक्ट द लर्नर्स बैक टू द रिलेटेड कंसेप्ट, कि जब अगर आंसर गलत मिला टीचर को, जैसे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का नहीं बता पाया आप आंसर, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे कि आपको एक्सप्लेन करूंगी दोबारा से, उसके लिए कोई और एक्सप्लेनेशन, कोई और एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ाऊंगी, और फिर उसी कंटेंट पे वापस आ जाऊंगी। ओके, वापस से आपको वही चीज़ को दोबारा से पढ़ाऊंगी, रिलेटेड कॉन्सेप्ट से समझा करके, नए मेथड से समझा करके। सो एडवांटेज क्या है, हेल्प्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉम्प्लेक्स लर्निंग एज इट अडेप्ट्स टू लर्नर्स एरर। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है कि आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, और जो जटिल लर्निंग है, जटिल अधिगम क्रियाएं हैं, उसमें हेल्प करता है ताकि लर्नर जो है एरर से बच पाए, ओके, लर्नर्स एरर को खत्म कर सके। सो एग्जाम्पल क्या है, साइंस सिमुलेशंस वेयर रॉन्ग आंसर्स लीड टू हिंट्स और एक्स्ट्रा लर्निंग मटेरियल, कि जो साइंस सिमुलेशन कराई जाती हैं, जैसे आपको साइंस में एक्सपेरिमेंट वगैरह कराए जाते हैं, प्रैक्टिस कराई जाती हैं, वहाँ पे अगर आपने गलत आंसर दे दिया तो आपको कोई हिंट दिया जाएगा, या फिर दूसरे लर्निंग मटेरियल के थ्रू आपको वो कंसेप्ट पढ़ाया जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया, ये ब्रांचिंग प्रोग्रामिंग हो गई, या फिर क्रोडर मॉडल हो गया। नेक्स्ट इज द राइटिंग फ्रेम। तो राइटिंग फ्रेम क्या है स्टूडेंट, राइटिंग फ्रेम्स आर स्ट्रक्चर टेम्पलेट और आउटलाइन दैट गाइड लर्नर्स इन राइटिंग रिस्पॉन्सेज, एसेज एंड आंसर्स। सो बेसिकली स्ट्रक्चर टेम्पलेट्स होते हैं, टेम्पलेट्स बनाए जाते हैं, या फिर आउटलाइन दी जाती है कि लर्नर्स को कैसे अपने रिस्पॉन्सेज लिखने हैं, ऐसे कैसे लिखना है, आंसर कैसे लिखना है। तो ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज थॉट्स एंड बिल्ड राइटिंग स्किल्स, ताकि उनकी जो राइटिंग स्किल्स हैं, लिखने की जो क्षमताएं हैं, लिखने की जो अच्छी निपुणता है वो इम्प्रूव हो सके, उनकी जो थॉट्स हैं उनको एक ऑर्गेनाइज वे में आप वो लिख सके। ओके, स्पेशली यूजफुल फॉर बिगिनर्स एंड लैंग्वेज लर्नर्स, कि जो बिगिनर्स हैं या फिर लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं उनके लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। तो आप क्या कर देते हो, कनेक्टर्स स्टार्टर्स ये प्रोवाइड कर देते हो जिसकी मदद से बच्चे आगे कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आपने कोई स्टोरी, आपने देखा भी होगा ये चीज़ें, कि आपको एक स्टोरी का एक फर्स्ट पार्ट लिख के दे दिया, कि जैसे कि एक एक दादी बहुत भूखी थी, फिर उसके बाद आपने कर दिया, आपने ये दैट इज ब्लैंक दे दिया ना कि आपको यहाँ पे लिखना है, फिर उसका बेटा बीमार हो गया, तो यहाँ पर आपको कनेक्ट करना है इससे। तो इस ये क्या हो गया, राइटिंग फ्रेम्स होते हैं, जब आप शुरू में सीख रहे होते हो ना चीज़ों को,
लैंग्वेज को तब काम आती है। तो सेंटेंस स्टार्टर्स और कनेक्टर्स प्रोवाइड करती है एंड सपोर्ट लर्नर्स इन कंस्ट्रक्टिंग लॉजिकल एंड कोहेरेंट आंसर, कि बच्चे लॉजिकल आंसर दे, कि अगले स्टेप से मिलता हुआ आंसर दे और ऐसा आंसर जो सही हो, है ना। सो उन सबको कनेक्ट करके चलता हो। कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है राइटिंग टास्क में, जैसे कि एग्जाम्पल, इन दिस एक्सपेरिमेंट आई ऑब्जर्व दैट दिस शोज दैट डैश बिकॉज डैश। तो यहाँ पे आपने डैश दे दिया, अब बच्चों ने क्या ऑब्जर्व करा, बच्चों ने क्या देखा, वो चीज लिखेंगे यहाँ पे, तो उससे क्या कंक्लूजन आता है और क्यों आता है, उस चीजों को वो फिल आउट कर देंगे। तो ये राइटिंग फ्रेम्स हो गया। तो आप क्या कर देते हो, कनेक्टर्स का यूज कर देते हो और स्टार्टर्स मतलब एक लाइन लिख देते हो, फिर बच्चों को आगे लिखनी होती है उसके बारे में। ओके, सो ये राइटिंग फ्रेम्स है। नेक्स्ट इज द माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। माइक्रो टीचिंग क्या होती है, बेसिकली माइक्रो मतलब क्या हो गया, टीचिंग के साथ माइक्रो लग गया तो मतलब छोटी टीचिंग कुछ टाइम के लिए होती है। सो बेसिकली टीचर ट्रेनिंग टेक्निक होती है। यहाँ पे टीचर्स को ट्रेनिंग कराई जाती है, जब वो बीएड प्रोग्राम में होते हैं तब उनको ट्रेनिंग कराई जाती है, जहाँ पे जो टीचर्स होते हैं, स्टूडेंट टीचर बोल सकते हो, प्रैक्टिस अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ लेसन इन अ कंट्रोल एनवायरनमेंट फॉर अ शॉर्ट टाइम, है ना, यूजुअली फॉर 5 to 10 मिनट्स, कि 5 से 10 मिनट तक एक कंटेंट को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, कि वो कैसे फिर आगे कैसे पढ़ा सकेंगे बच्चों को, अगर कोई गलतियां हैं तो वो देख सकते हैं। तो एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करा जाता है, जहाँ पे सब, जैसे आप बोल सकते हो कि आपके पीयर के साथ ही करा जाता है, जहाँ पे आप संभाल सकते हो चीज़ों को बाद में, ओके, अपनी गलतियां देख सकते हो। तो ये फोकस करता है वन टीचिंग स्किल एट अ टाइम, कि जो डिफरेंट स्किल्स होती हैं टीचिंग की, जैसे क्वेश्चनिंग की, एक्सप्लेनेशन की, रीइंफोर्समेंट की, या फिर इंट्रोडक्शन की, प्रोबिंग क्वेश्चंस, इतनी सारी टीचिंग स्किल्स होती हैं। तो आप एक माइक्रो लेसन में, आप एक माइक्रो टीचिंग, सॉरी माइक्रो लेसन बोल रही हूँ, एक एक माइक्रो टीचिंग में आप एक स्किल्स को ही क्या कर सकते हो, फोकस कर सकते हो। या तो आप उसमें इंट्रोडक्शन नहीं बता पाओगे, या फिर आप क्वेश्चंस पूछने वाला बता पाओगे, ना, या फिर एक्सप्लेनेशन करना, या फिर आप बढ़ावा दे रहे हो किसी को, तो वही मतलब एक टीचिंग स्किल्स को आप मेजर कर सकते हो। स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट होते हैं, जैसे 6 to 10 बच्चे कुछ होंगे, आपके पीएससी होंगे, इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, इज प्रोवाइडेड टू इम्प्रूव टीचिंग परफॉर्मेंस, कि ताकि आप अपनी परफॉर्मेंस को और भी इम्प्रूव कर सको। कैन बी रिकॉर्डेड फॉर सेल्फ एनालिसिस, कि आप इसे रिकॉर्ड भी कर सकते हो अपने आप के बारे में, अपने आप को एनालाइज करने के लिए, अपने आप को देखने के लिए कि आपने कितने अच्छे से पढ़ाया और क्या कमियां हैं जो आप दूर भगा सकते हो। ओके, तो इसके स्टेप्स देखते हैं, प्रोसेस देखते हैं, प्रोसेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। तो बेसिकली एक साइक्लिक प्रोसेस होता है ये, ऐसे साइक्लिक प्रोसेस होता है ना, मतलब कभी खत्म नहीं होता। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले आप करते हो प्लान, ओके, कि आपको क्या पढ़ाना है, सेलेक्ट करते हो, ओके, फिर क्या करते हो, टीच, प्लान करके पढ़ाते हो, फिर फीडबैक लेते हो, ओके, फिर फीडबैक लेते हो, फिर जब फीडबैक मिलता है, आपको लगता है कि कोई कमी है, तो आप रीप्लान करते हो, रीटीच करते हो, ओके, फिर आप क्या करते हो, री फीडबैक लेते हो, फिर दोबारा से प्लान, ऐसे एक साइक्लिक प्रोसेस होता है। ओके, तो प्लान करते हो सेलेक्टेड टॉपिक एंड टीचिंग स्किल्स, फिर टीच करते हो शॉर्ट लेसन टू अ स्मॉल ग्रुप, फीडबैक लेते हो और कमेंट जो आते हैं आपके पीयर से, आपके मेंटर्स से, ओके, फिर रीप्लान करते हो, मॉडिफाई करते हो लेसन को बेस्ड ऑन फीडबैक, फीडबैक के अकॉर्डिंग दोबारा से पढ़ाते हो, प्लान करते हो, फिर दोबारा से टीच करते हो और फिर री फीडबैक मिलता है, ताकि क्या कमियां थी उसको, उसमें आपने सुधार कर पाए हो या नहीं कर पाए, उन चीज़ों को देखने के लिए। सो नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या है, तो ये बेसिकली टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करता है। आप इम्प्रूव कर सकते हो जो आपकी स्किल्स हैं, है ना, आप डिफरेंट स्किल्स होती हैं टीचिंग की, उनको आप अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि एक एक स्किल्स को बहुत ध्यान से इसमें मेजर करा जा सकता है। टीचर के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि वो क्लासरूम में कैसे बच्चों को पढ़ाएगा, किस तरीके से क्या इन्वायरमेंट हो सकता है, वो चीज़ें उन्हें पता चल जाती है, तो उससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकता है, खुद पर चिंतन कर सकता है, खुद की प्रक्रिया और प्रतिक्रियाओं को देख सकता है, खुद कैसे पढ़ा रहा है, कैसे बच्चे समझ पा रहे हैं, फीडबैक लेकर के समझ सकता है और करेक्ट भी कर सकता है चीज़ों को। ओके, सो नेक्स्ट इज द टीम टीचिंग। अब टीम टीचिंग क्या हो गया स्टूडेंट, इट इज अ मेथड वेयर 2 or more टीचर्स कोलैबोरेटिव प्लान, टीच एंड इवेलुएट द सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, कि जब दो या दो से ज़्यादा टीचर एक ही ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को, मतलब या फिर आप बोल सकते हो एक ही क्लास को पढ़ा रहे हो, मिल करके प्लान भी कर रहे हो, टीच भी कर रहे हो, फिर इवेलुएट भी कर रहे हो। तो टीम टीचिंग का मतलब ही क्या हो गया, जब दो से ज़्यादा बच्चे, दो से ज़्यादा टीचर्स एक ही क्लास को पढ़ा रहे हो, या फिर एक ही ग्रुप को पढ़ा रहे हो, सेम ग्रुप को,
सो टीचर्स क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर लेते हैं कि आपको क्या करना है, मुझे क्या करना है, जो उन्हें पढ़ाना है कैसे पढ़ाना है, तो वो सारी चीज़ें शेयर्ड होती हैं कि आप पहले इंट्रोडक्शन दे देना, फिर उसके बाद मैं इनको एक्सप्लेन कर दूंगी, तो ऐसे करके शेयर्ड होती हैं वो। सो अलाउ फॉर कंबाइनिंग एक्सपर्टीज ऑफ डिफरेंट टीचर्स, तो जिससे क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप दैट इज साइंस के बारे में पढ़ा रहे हो, वहाँ पे आपका दैट इज लिटरेचर का कोई कॉन्सेप्ट आ गया, या फिर लिटरेचर में आपके साइंस का कोई कॉन्सेप्ट आ गया, या मैथ्स का कोई कॉन्सेप्ट आ गया, या फिर हिस्ट्री का कोई कॉन्सेप्ट आ गया, तो डिफरेंट एक्सपर्टीज से टीचर्स बता सकते हैं। जैसे हिस्ट्री की टीचर हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा सकती हैं, मैथ्स के टीचर मैथ्स को, और साइंस के टीचर साइंस को पढ़ा सकती है ना। तो कंबाइन कर सकते हो डिफरेंट एक्सपर्टीज को। सो वेरिड टीचिंग स्टाइल्स होती हैं और रिसोर्सेज भी होते हैं, डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स को यूज, क्योंकि अब एक टीचर जरूरी नहीं है कि एक ही तरह से पढ़ाएगा, सबके मेथड्स अलग अलग होते हैं, सबके पढ़ाने के तरीके अलग अलग होते हैं, तो डिफरेंट रिसोर्सेज के जरिए पढ़ सकते हैं। सो एडवांटेजेस क्या है, तो सबसे पहले तो रिसोर्स का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन होता है, रिसोर्सेज को यूज करा जाता है अच्छे तरीके से। इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग थ्रू डाइवर्स अप्रोचेस, कि आप डिफरेंट अप्रोच अपनी अपनी अप्रोचेस को यूज करके बच्चों की लर्निंग को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। और ये टीचर के पास जो वर्कलोड होता है पढ़ाने का, पूरा पूरा लेसन उसको खत्म करता है, उसको कम करता है। जैसे कि साइंस क्लासेस में आप देखोगे, वन टीचर एक्सप्लेन द थ्योरी वाइल अनदर कंडक्ट एक्सपेरिमेंट एंड प्रैक्टिकल्स। जैसे साइंस क्लासेस में ऐसा होता भी है कि आपको थ्योरी बताने वाली कोई और टीचर होती है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कराने वाली कोई और टीचर होती है। ओके, जैसे आप कंप्यूटर में भी ये देखते हो कि आपको थ्योरेटिकल पार्ट कोई और टीचर कराते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट कोई और टीचर कराते हैं, तो उससे बर्डन कम हो जाता है आपका। ठीक है। सो नेक्स्ट इज द लास्ट इज अ सिमुलेटेड टीचिंग, लास्ट इज ऑफ दिस टॉपिक है ना, इसका सब टॉपिक है सिमुलेटेड टीचिंग। तो सिमुलेटेड टीचिंग क्या होती है, इसमें आप रियलिस्टिक टीचिंग सिचुएशन क्रिएट करते हो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। मतलब यहाँ पर आप क्या करते हो, आपके जो पीयर्स होते हैं, आपके जो टीचर्स होते हैं, आपके गाइड होते हैं, बेसिकली वो आपके साथ वो स्टूडेंट बन करके बैठ जाते हैं और बिल्कुल ऐसा ही बिहेव करते हैं जैसे स्टूडेंट क्लासरूम में बिहेव करते हैं, और फिर आपको उन्हें संभालना होता है। तो मतलब एक रियलिस्टिक एनवायरनमेंट दे दिया जाता है, कंट्रोल एनवायरनमेंट के साथ, यहाँ पे कंट्रोल होती है सारी चीज़ें। ओके, वेयर द ट्रेनिंग टीचर्स कैन प्रैक्टिस टीचिंग विदाउट एक्चुअल क्लासरूम प्रेशर, कि उस पर वो प्रेशर ना रहे कि वो सबसे पहले सिर्फ उसने कभी ट्रेनिंग करी ना हो और सिर्फ वो पढ़ा रही है क्लासरूम, मतलब उसको एकदम से ही क्लासरूम में भेज दिया आपने, रियल क्लासरूम में, और फिर उसे बहुत ज़्यादा हेजिटेशन और वो सब हो गए। तो उसको हटाने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए सिमुलेटेड टीचिंग कराई जाती है, कि आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस या फिर रियलिस्टिक टीचिंग सिचुएशन प्रोवाइड करी जाती है, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आप रियल में बच्चों को पढ़ा रहे हो, और फिर वो भी ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे बच्चे करते हैं। सो फीचर्स क्या है, आर्टिफिशियल बट रियलिस्टिक टीचिंग सिनारियोज आर क्रिएटेड, कि आर्टिफिशियल होता है बट रियलिस्टिक टीचर, आर्टिफिशियल तो होता है क्योंकि सब आपको पता होता है कि पीयर्स आपके टीचर्स हैं, बट फिर भी आपको रियल टीचिंग सिनेरियो बनाया जाता है। ओके, इससे आप क्या कर सकते हो, हेल्प प्रैक्टिस डिसीजन मेकिंग, क्लासरूम मैनेजमेंट एंड टीचिंग मेथड, कि किस टीचिंग मेथड से बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट क्या है, और डिसीजन कैसे ले सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, या फिर आपने जब अपनी बीएड की होगी बेसिकली, उसमें ये ज़रूर कराया जाता है सिमुलेटेड टीचिंग। आपको आपको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है, आपके पीयर्स या आपके दोस्त या आपके क्लासरूम, आपके दैट इज क्लासमेट्स ही आपके स्टूडेंट्स बनते हैं। ओके, जिससे आप अपने मेथड्स, टीचिंग मेथड्स को चूज कर सकते हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो कि कैसे आप और भी बेहतर कर सकते हो उन सब चीज़ों में भी। सेफ लर्निंग स्पेस दिया जाता है ट्रायल एंड एरर के लिए, कि आप मतलब बार बार प्रैक्टिस करके देख सकते हो, यहाँ पर आप पे ये जोर दबाव नहीं है कि मेरी बेइज्जती हो जानी है, या फिर बच्चे ऐसा कुछ पूछ लेंगे तो मेरा क्या होगा। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ पे आपको सेफ लर्निंग दैट इज स्पेस मिलता है, जगह मिलती है, जहाँ पे आप बार बार अपनी जैसे त्रुटियां होती हैं, फिर उनके जो भी सुधार है वो आप कर सकते हो। तो ट्रायल एंड एरर करके आप बार बार त्रुटियां करके फिर सुधार करके, त्रुटियां करके सुधार करके सीख जाते हो यहाँ पे। ओके, जैसे कि रोल प्लेइंग एज अ टीचर वाइल क्लासमेट्स एक्ट एज अ स्टूडेंट, की जैसे रोल प्ले होता है टीचर्स का, कि टीचर टीचर है, जो उसके क्लासमेट्स हैं वो स्टूडेंट्स का रोल कर रहे हैं। डीलिंग विद क्लासरूम चैलेंजेस सिमुलेटेड एनवायरनमेंट, है ना, कि अब वो बिहेव भी स्टूडेंट्स की तरह करेंगे क्योंकि वो स्टिमुलेटेड टीचिंग करा रहे हैं, स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बेसिकली ये क्या हो गया, स्टिमुलेटेड टीचिंग हो गया। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द, अभी इतने टॉपिक तो कवर हो चुके हैं, बेसिकली 3 हो चुके हैं, यहाँ पे 4th ही आना चाहिए था और उससे पहले 3 आना चाहिए था। सो 4th टॉपिक इज द कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन इन अ फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशनल सिस्टम। तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन क्या होता है फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में।
इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो स्टूडेंट, व्हाट इज कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन? सो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन मतलब refers to the use of computers to deliver content, deliver support and enhance teaching and learning process। तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन क्या होता है? जब आप कंप्यूटर्स का यूज करके बच्चों को अपना जो कंटेंट है, लर्निंग प्रोसेस है या फिर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो करा रहे हो, मतलब अपना कंटेंट डिलीवर कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो बच्चों को कंप्यूटर का यूज करके, और उनकी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को एनहांस कर रहे हो, बढ़ावा दे रहे हो। सो इसका मतलब क्या था? इसमें इंटरैक्टिव लेसन्स आ गए, सिमुलेशंस आ गए, ट्यूटोरियल्स आ गए, प्रैक्टिस एक्सरसाइज हो गया, एजुकेशन गेम्स डिलीवर्ड थ्रू कंप्यूटर्स और डिजिटल डिवाइसेस। कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? इंटरैक्टिव लेसन्स का यूज कर रहे हो, सिमुलेशंस का यूज कर रहे हो, ट्यूटोरियल्स का यूज कर रहे हो, प्रैक्टिस एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर एजुकेशनल गेम्स का यूज कर रहे हो कंप्यूटर्स या फिर कोई भी डिजिटल डिवाइस के थ्रू। ओके, तो सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या देख सकते हो आप यहाँ पे? CAI, दैट इज कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन का मतलब है लर्निंग विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। कि आप कंप्यूटर्स की मदद से पढ़ रहे हो, जहाँ पे स्टूडेंट्स इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द डिजिटल कंटेंट। कि जो स्टूडेंट्स हैं वो डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड होता है उनको कंप्यूटर्स पे ही, मतलब या फिर जो भी टेक्नोलॉजिकल डिवाइस है, मोबाइल फोन भी बोल सकते हो बेसिकली आप यहाँ पे, गेट इंस्टेंट फीडबैक एंड लर्न एट देयर ओन पेस। कि अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, कभी भी वो लेक्चर पढ़ सकते हैं जब उनका मन करे, ऐसा कोई जोर दबाव नहीं होता है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो सबसे पहले तो इंटरैक्टिव होती है, क्योंकि यहाँ पे आपको कंप्यूटर्स के जरिए आप बातचीत कर सकते हो, है ना, और यूजर फ्रेंडली भी होती है कि बच्चे जब चाहें तब पढ़ सकते हैं, जब चाहें तब लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये सेल्फ पेस्ड लर्निंग को, कि बच्चे अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। इमीडिएट फीडबैक मिलता है और करेक्शंस आपको मिलती हैं यहाँ पे, कि आपकी कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई भी लग रही है दिक्कत किसी भी टॉपिक पे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पे डिस्कशन फोरम्स के जरिए, या फिर आप बोल सकते हो जहाँ पे आपको अपना फीडबैक लिखने का मौका मिलता है, कमेंट्स के जरिए आप अपने जो भी आपकी फीडबैक है वो लिख सकते हैं, है ना, और करेक्शंस आपको मिल जाएंगी कि कैसे वो सही हो सकता है, उस चीज़ के लिए भी आपको गाइड मिल जाएगी। सो मल्टीमीडिया कंटेंट का यूज़ होता है यहाँ पे, टेक्स्ट का भी होता है, ऑडियो का भी होता है, वीडियो का भी होता है, ग्राफिक्स। तो आपको डिफरेंट कलर्स में जब पढ़ाया जाएगा, इमेजेस के थ्रू पढ़ा जाएगा, तो आप बहुत बेटर तरीके से याद कर पाओगे, समझ पाओगे, और वो हमेशा के लिए आपके पास रहता है। ऐसा नहीं कि आज आपको टीचर ने पढ़ा दिया और कल आपके मन से डिलीट हो गया, फिर वो वहाँ से डिलीट हो गया, तो वो डिलीट नहीं होता, हमेशा के लिए आपके लिए कंटेंट रहते हैं। सो ये मोटिवेशन को एनहेंस करता है और इंटरेस्ट को एनहेंस करता है लर्निंग के लिए, कि आपको याद करने के लिए, अधिगम करने के लिए आपके अंदर मोटिवेशन आता है और इंटरेस्ट भी आता है। नेक्स्ट इज द मोड्स ऑफ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले तो ट्यूटोरियल मोड। तो ट्यूटोरियल मोड क्या है? कंप्यूटर टीचर्स न्यू कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप। कि जो कंप्यूटर्स हैं वो पढ़ाते हैं, मतलब आपको सिखाते हैं कंसेप्ट के बारे में स्टेप बाय स्टेप, है ना। कि पहले जैसे आप देखते हो कंप्यूटर में इतने सारे ऐप्स होते हैं, आपको पहले बेसिक लेवल से सिखाया जाता है, फिर आपको इमीडिएटर बोल सकते हो, या फिर दैट इज आप बोल सकते हो मीडियम पे, फिर आप एडवांस पे आते हो। ऐसे ड्रिल एंड प्रैक्टिस मोड आता है कि आप रिपीटेड प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियसली लर्न कंटेंट की। जैसे अगर आपने किसी में से टेक्स्ट बुक किसी ने यूज़ किया हो, है ना, टेक्स्ट बुक जहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलते हैं जो पहले प्रीवियस ईयर आ चुके हैं, या फिर मोक टेस्ट मिलता है ना, तो वहाँ पर आप क्या करते हो? अपनी प्रैक्टिस को रिपीट कर सकते हो, कि आपने पहले पेपर कर लिया तो दोबारा से आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो ना, प्रीवियसली जो आपने कंटेंट लर्न किया है उसके बारे में पढ़ा है। सिमुलेशन मोड का यूज़ कर सकते हो, क्रिएट रियल लाइफ सिनेरियोज फॉर डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस। कि आप रियल लाइफ सिनेरियोज को क्रिएट कर सकते हो डिसीजन मेकिंग प्रैक्टिस में, कि जब आपको कोई डिसीजन लेना है, आपको कुछ देखना है, समझना है, तो एक रियल लाइफ सिनेरियो का यूज़ करके आप पढ़ सकते हो। ओके, समझ सकते हो कंप्यूटर का यूज़ करके। प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड होता है यहाँ पे, कि जो प्रॉब्लम्स है वो ले सकते हो, वो दिखा सकते हो कंप्यूटर को, और टू सॉल्व यूजिंग लॉजिक एंड स्किल्स, और फिर लॉजिक और स्किल्स के बेस पे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। ओके, प्रेजेंट प्रॉब्लम्स फॉर स्टूडेंट टू सॉल्व यूजिंग लॉजिक एंड स्किल्स। कि प्रेजेंट क्या करता है ये? आपके पास प्रॉब्लम प्रेजेंट करता है कि ये प्रॉब्लम है, फिर आपको सॉल्व करनी होती है। एजुकेशनल गेम्स मेक लर्निंग फन एंड एंगेजिंग थ्रू गेम बेस्ड एक्टिविटीज। तो आपके कंप्यूटर पे इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतने सारे ऐप्स होते हैं जिसके थ्रू आप गेम के थ्रू पढ़ सकते हो, लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं वो याद कर सकते हो, मैथमेटिक्स याद कर के कॉन्सेप्ट याद कर सकते हो, साइंस के कॉन्सेप्ट याद कर सकते हो।
ओके, तो द नेक्स्ट वन इज द CAI इन द फॉर्मल एजुकेशनल सिस्टम। तो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम क्या हो गया, बेसिकली जो आपके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सब फॉर्मल वे में आ गए, जहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाया जाता है, एक ऐसे वे में कि पहले आपको एक एक करके आपका सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है, फिर आपके टेस्ट होते हैं, फिर आपके सबमिटिव एवेल्युएशन होते हैं। तो बेसिकली स्ट्रक्चर्ड वे में आपको पढ़ाया जाता है, जैसे कि जो स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ पढ़ाती हैं अपने सेट करिकुलम के द्वारा, क्लासेस होती हैं और एग्जामिनेशन के द्वारा। तो CAI का मतलब यूजेस क्या है फॉर्मल एजुकेशन में। तो सबसे पहले तो ये सपोर्ट करता है टीचिंग, क्लासरूम टीचिंग सपोर्ट मिलती है इसमें। मतलब अगर आप CAI को यूज़ करोगे, कंप्यूटर्स को यूज़ करोगे, स्मार्ट क्लासेस को यूज़ करोगे, तो आप बहुत इंटरेक्टिव वे में पढ़ा सकते हो। स्मार्ट क्लासेस विद इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड एंड प्रोजेक्टर्स के थ्रू मल्टीमीडिया को प्रेजेंट कर सकते हो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए, कि आप ऑडियो का यूज़ कर सकते हो, वीडियो का यूज़ कर सकते हो बच्चों को पढ़ाने के लिए। लैंग्वेज लैब्स होती हैं इंग्लिश के लिए और रीजनल लैंग्वेज लर्निंग के लिए, कि आपको क्या लैंग्वेज लैब्स प्रोवाइड होती है जहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज में भी पढ़ सकते हो कंप्यूटर के माध्यम से। ओके, तो एक टीचिंग को सपोर्ट करता है ये। पर्सनलाइज लर्निंग, की बच्चे क्या करते हैं, यूज ई लर्निंग सॉफ्टवेयर टू लर्न एट देयर ओन पेस। जो ई लर्निंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्न डिवाइसेस होते हैं, उनको यूज करते हैं ताकि बच्चे अपने पेस, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग पढ़ सकें। रेमेडियल टीचिंग में हेल्प करती है, कि जिस बच्चे को जो प्रॉब्लम है उसको हेल्प करती है, उसको सॉल्व आउट करने में हेल्प करती है। और एनरिचमेंट प्रोग्राम्स मतलब डिफरेंट वे प्रोवाइड करते हैं जिसके थ्रू बच्चे पढ़ सके। असेसमेंट एंड फीडबैक के थ्रू, ऑनलाइन क्विजेज, टेस्ट एंड ऑटोमेटिक ग्रेडिंग के थ्रू बच्चे पढ़ सकते हैं और रियल टाइम प्रोग्रेस ट्रैकिंग कर सकते हैं किसकी फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में। कि बच्चों का क्या कर सकते हैं, टीचर्स असेसमेंट ले सकते हैं, बच्चे खुद भी ले सकते हैं ऑनलाइन क्विजेस के जरिए, टेस्ट के जरिए, फिर ऑटोमेटिक ग्रेडिंग उनको मिल जाती है, पहले से सेट होती है, और रियल टाइम प्रोग्रेस ट्रैकिंग होती है बच्चों की। ओके, तभी उनके जो भी उनके रिजल्ट आए हैं वो उन्हें मिल जाते हैं। ऐसा नहीं कि टीचर को चेक करना पड़ेगा पेपर पहले। ठीक है, सो वर्चुअल लेबोरेटरीज होते हैं, यहाँ पे साइंस एक्सपेरिमेंट होते हैं सिमुलेशंस के जरिए। मतलब आपको कंप्यूटर्स पे ही ऐसा एनवायरनमेंट दे दिया जाता है कि आप रियल में वो चीज़ करें, आप सेलेक्ट करके कर सकते हो ना, वेयर फिजिकल लैब्स आर नॉट अवेलेबल। आप देखते हो ना कि जब आपको कोई चीज़ पिक करनी होती है, आप माउस से ऐसे उठाते हो, उसे क्लिक करते हो, उसे ऐसे ड्रैग करके उधर लेके जाते हो, तो आपको वर्चुअल लेबोरेटरीज प्रोवाइड करी जाती है। इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब असिस्टिव सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो डिफरेंटली एबल लर्नर्स है, जैसे स्क्रीन रीडर्स हो गए या फिर वॉइस कमांड्स हो गए, जो देख नहीं सकते, उनको सुनाई देने के मतलब सुनाई दैट इज आवाज से उनको सिखाया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस क्या है CAI के इनफॉर्मल एजुकेशन। तो ये वर्कलोड को क्या करता है, रिड्यूस करता है टीचर्स का, क्योंकि बच्चे कंप्यूटर के माध्यम से बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, है ना, वो कंप्यूटर पे अपने लेक्चर्स डाल करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट्स को एंगेज करता है इंटरैक्टिव कंटेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे आप डिफरेंट तरह से पढ़ सकते हो, ऑडियो के थ्रू, वीडियो के थ्रू। ओके, केटर्स टू डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स। तो जो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स के बच्चे हैं, जिनको देख करके ज़्यादा समझ में आता है, सुन करके ज़्यादा समझ में आता है, या फिर दैट इज खेल करके, लर्निंग बाय डूइंग करके समझ में आता है, उन सबको ये हेल्प करता है। कि विजुअल लर्नर्स को विजुअली पढ़ाया जाता है, ऑडिटरी को ऑडिट के मतलब सॉरी ऑडियो के माध्यम से, और कैनेस्थेटिक को जो लर्निंग बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट करा करके पढ़ाया जाता है। टाइम सेव करता है और कंसिस्टेंट क्वालिटी प्रोवाइड करता है इंस्ट्रक्शन की, कि ऐसा नहीं कि अब आपको क्लासरूम में आना ज़रूरी है, आप कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ सकते हो। और टाइम को भी सेव करता है ना। सेल्फ लर्निंग को एनकरेज करता है, क्रिटिकल थिंकिंग को, कि बच्चों के अंदर डिफरेंट एबिलिटीज़ आती हैं, डिफरेंट कैपेसिटी उनकी इवॉल्व होती है, बढ़ती है ना, क्योंकि वो डिफरेंट तरह से पढ़ते हैं, तो उनके अंदर सोच भी उजागर होती है, आलोचनात्मक सोच। और सेल्फ लर्निंग बच्चे करते हैं, खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने लर्निंग के, सेल्फ डिसिप्लिन आता है उनमें। ओके, सो अब बात करते हैं CAI नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल मतलब जो स्कूल सिस्टम से बाहर जो कराई जाती है, लर्निंग आउटसाइड द फॉर्मल स्कूल सिस्टम। इट इंक्लूड्स अडल्ट एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड लाइफ स्किल्स प्रोग्राम, जो स्कूल्स में, इंस्टीट्यूशंस में नहीं होती है बेसिकली, वो क्या हो गई, वो हो गई नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो CAI का कैसे यूज़ कर सकते हो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। तो सबसे पहले तो अडल्ट लिटरेसी के लिए, जो अडल्ट होते हैं उनको पढ़ाने के लिए, उनको कोई स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि कंप्यूटर बेस्ड लेसन दे सकते हो, रीडिंग, राइटिंग और न्यूमरेसी के अडल्ट्स को, जो लोग नहीं पढ़े हैं, जिनको कंप्यूटर्स के बारे में नहीं पता है, वो सीख सकते हैं।
ओके। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो दैट इज अडल्ट्स के अंदर या फिर जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर आप स्किल्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो, स्किल डेवलप कर सकते हो, आप ट्रेनिंग मॉड्यूल्स दे सकते हो कि कैसे आपको जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए तैयार होना है, एग्रीकल्चर में क्या आप चीज़ों का यूज़ कर सकते हो, हैंडीक्राफ्ट्स के बारे में आपको सिखाया जाता है। सिमुलेशंस का यूज़ करते हैं फॉर टेक्निकल स्किल्स लाइक मशीन ऑपरेशन, कि आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाता है ऑनलाइन कि आप सच में ऐसे एनवायरनमेंट में बैठे हो, फिर आप सीखते हो कंप्यूटर की मदद से। सो द नेक्स्ट वन इज द डिस्टेंस एंड ओपन लर्निंग में तो ऑनलाइन कोर्सेज और ट्यूटोरियल्स होते हैं लर्नर्स के जो रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर सकते हैं, वो घर पे बैठ के वीडियोस के जरिए, कोर्सेज के जरिए पढ़ सकते हैं। जैसे कि स्वयं है, NIOS है ना, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इग्नू है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ओके, ये डिजिटल लर्निंग के लिए ही जाने जाते हैं। यहाँ पे आप, अगर आप जैसे इग्नू की वेबसाइट खोलोगे, साइट खोलोगे, तो वहाँ पे आपको इतने लर्निंग मटेरियल्स PDF के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में मिलेंगे कि आप वहाँ से पढ़ सकते हो, है ना, कि आपको स्कूल में नहीं या कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही पढ़ सकते हो, बस आपको एग्जाम देने जाना है। हेल्थ एंड सोशल अवेयरनेस के लिए एजुकेशन सॉफ्टवेयर टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट हेल्थ, हाइजीन एंड सोशल इशूज, कि एजुकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कराना ताकि आपके अंदर जो अवेयरनेस है वो बढ़े, है ना, किसके प्रति, हेल्थ के प्रति और हाइजीन के प्रति, कि कैसे आपको सही रहना है, स्वच्छ रहना है, अपने आसपास कितनी स्वच्छता रखनी है, और सोशल इश्यूज डेवलप हो। सो रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, सो CAI प्रोग्राम्स हेल्प ब्रिज द गैप बिटवीन रूरल एंड अर्बन एजुकेशन। तो जो CAI प्रोग्राम्स है, कंप्यूटर असिस्टेड प्रोग्राम्स हैं, वो हेल्प करते हैं कि जो ये गैप है रूरल और अर्बन बच्चों के बीच में, एजुकेशन के बीच में, वो कम हो सके, क्योंकि सबको सेम टाइप का कंटेंट मिलता है यहाँ पे, सेम तरह से। कम्युनिटी कंप्यूटर सेंटर्स यूज होने चाहिए ताकि आप रूरल यूथ को भी पढ़ा सको, है ना, युवा युवा लोगों को, युवा बच्चों को भी जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनको भी पढ़ा सको। तो वहाँ पर आप कम्युनिटी कंप्यूटर सेंटर्स एस्टेब्लिश करो जहाँ पर वो जाके पढ़ सके। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस क्या है CAI के नॉन फॉर्मल एजुकेशन में। सो फ्लेक्सिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है फॉर ड्रॉप आउट्स एंड वर्किंग एडल्ट्स, कि जो कामकाजी लोग हैं, प्रोफेशनलिज्म में जो जा चुके हैं, या फिर जो दैट इज स्कूल्स में नहीं जा सकते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल लर्निंग होती है इसके थ्रू। प्रोवाइड एजुकेशन टू रिमोट एरिया, जो गांव के एरियाज है जहाँ पे सभी लोग एजुकेशन लेने नहीं जाते हैं, वहाँ तक आप एजुकेशन को पहुँचा सकते हो जहाँ पे स्कूल्स अवेलेबल नहीं होते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव होती है क्योंकि आपको ज़्यादा दैट इज चीज़ें नहीं चाहिए, बस एक बार चाहिए, उसके बाद आप उसको काफ़ी लोगों तक पहुँचा सकते हो। ओके, स्केलेबल होती है। सो एनकरेज लाइफ लॉन्ग लर्निंग को एनकरेज करती है, मतलब जीवन पर्यंत आप जब भी आपका मन करे आप सीख सकते हो, आप पढ़ सकते हो। ओके, जीवन पर्यंत कभी भी आपका मन करे। तो स्टूडेंट, द नेक्स्ट वन इज द नेक्स्ट टॉपिक। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज द 5th टॉपिक है ये, क्लासरूम इंटरेक्शन, इट्स नेचर, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस। जस्ट पेन चेंज कर लूँ। क्लासरूम इंटरेक्शन, नेचर, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस, फिर एनालिसिस थ्रू वेरियस सिस्टम्स। तो इसमें हम डिफरेंट सिस्टम्स के थ्रू देख सकते हैं कि क्लासरूम इंटरेक्शन कैसे हो सकती है। सो बेसिकली फ्लैंडर सिस्टम, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। और ये रेसिप्रोकल कैटेगरी और इक्विवेलेंट टॉक कैटेगरी सिस्टम को भी याद करो, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू में दिया हुआ है, मतलब आपके सिलेबस में दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सो क्लासरूम इंटरेक्शन क्या होती है आप समझ ही सकते हो, जहाँ पर एक टीचर्स और जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में बातचीत होकर के, डिस्कशंस होकर के बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनके आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं, टीचर्स बच्चों से पूछते हैं और बच्चे टीचर्स से पूछते हैं। ओके, और इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, आइडियाज़ का कम्युनिकेशन होता है, एक्सचेंज होती है, आइडियाज़, इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्सेज between teacher and students or among students themselves during the teaching learning process। या तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में, या फिर स्टूडेंट एक दूसरे से मिल करके बात करेंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि इंक्लूड करता है टीचर्स आस्किंग क्वेश्चंस एंड गिविंग एक्सप्लेनेशन, कि टीचर्स क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओके, सो स्टूडेंट आस्किंग क्वेश्चन, आंसरिंग एंड डिस्कसिंग, कि स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहे हैं या फिर टीचर ने जो पूछा उसका आंसर कर रहे हैं, या फिर डिस्कस कर रहे हैं एक दूसरे से, या फिर टीचर से डिस्कस कर रहे हैं। ग्रुप डिस्कशंस हो सकती हैं, डिबेट्स हो सकते हैं, रोल प्ले और कोलैबोरेटिव टास्क, कि बच्चे साथ मिलकर के काम करें। तो ये सब क्लासरूम इंटरेक्शन में आता है।
सो नेचर ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन क्या है? सो बेसिकली टू वे कम्युनिकेशन होता है कि बच्चा अपने आप से क्लासरूम में इंटरेक्शन नहीं कर सकता, उसे स्टूडेंट से या टीचर से करनी होगी, बातचीत करनी होगी। डायनामिक प्रोसेस होता है, कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन क्लासरूम एक्टिविटीज़, कि आप के बीच में कितनी इंटरेक्शन होगी, दोनों एक दूसरे से कितना बातचीत करोगे, वो डिपेंड करता है आपके क्लासरूम एक्टिविटीज़ पे। ओके, वर्बल एंड नॉन वर्बल हो सकती है, अब ज़रूरी नहीं कि आप बोल कर ही इंटरेक्ट कर रहे हो, आप इशारों में भी कर सकते हो, जैसे आपने आंख दिखा दी, इसका मतलब बच्चे चुप हो जाएंगे, है ना। टोकिंग जेस्चर्स के थ्रू आप कर सकते हो, ए हे, आप उनसे उंगली दिखा दोगे तो मतलब आपको बुला रहे हैं, बोलोगे नहीं। आई कॉन्टेक्ट के जरिए, फिर बॉडी लैंग्वेज के जरिए आप इंटरेक्ट कर सकते हो बच्चों से। ओके, सोशल और कॉग्निटिव, इट मीन्स कि ये बच्चों के अंदर सोशल एबिलिटी को भी इंक्रीज करती है और बच्चों का संज्ञानात्मक डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास भी होता है। तो सोशल बॉन्डिंग भी होती है क्योंकि वो टीचर से सीखते हैं, है ना, टीचर से भी सीखते हैं, टीचर से भी बातचीत करके और अपने पीयर से भी या फिर स्टूडेंट से भी साथ साथ। ओके, नॉलेज शेयर भी होती है। नेक्स्ट इज अ प्लान्ड एंड स्पॉन्टेनियस होती है। बेसिकली सम इंटरेक्शंस आर प्लान्ड, मतलब लेक्चर के बेस जो लेक्चर्स होते हैं वो प्लान्ड होते हैं, और कुछ स्पॉन्टेनियस भी होते हैं, मतलब उसी टाइम पर ही होती है, जैसे क्वेश्चंस करना, डिबेट्स करना। सो बेसिकली ये स्पॉन्टेनियस होते हैं ना, कि आप तभी की तभी कर रहे हो, आपको नहीं पता कि टीचर्स क्या पूछ लेंगे आपसे या फिर बच्चे क्या पूछ लेंगे, तो वो स्पॉन्टेनियस भी होती है, ये तभी की तभी भी हो सकती है ना। सो एडवांटेजेस क्या है क्लासरूम इंटरेक्शन के? सो बेसिकली एक्टिव लर्निंग, मतलब स्टूडेंट एंगेज मोर डीपली विद कंटेंट, कि स्टूडेंट एंगेज होते हैं कंटेंट से, है ना। एक्टिव लर्निंग कराई जाती है, मतलब बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर के पढ़ते हैं और डीपली, मतलब गहराई में उस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि वहाँ पे एंगेज करते हैं। ओके, टीचर्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ, बाकी स्टूडेंट के साथ। इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, की जो उनकी बातचीत करने की स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आपके अंदर वर्बल एबिलिटीज़ को डेवलप करता है, आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। फीडबैक मिलता है आपको तभी की तभी, क्योंकि टीचर्स क्या करते हैं, कैन क्लैरिफाई डाउट इंस्टेंटली। अगर आप डिस्कशन मेथड का, आप इंटरेक्शन का यूज़ कर रहे हो, तो आप तभी बच्चों के जो भी आंसर्स हैं वो दे सकते हो। एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग को एनकरेज करता है, एनकरेज स्टूडेंट टू थिंक, एनालाइज एंड आर्ग्यू, कि बच्चे सोचें और फिर उसका विश्लेषण करें, उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ें और फिर आर्ग्यू भी करके, मतलब डिस्कशन करके, डिबेट्स करके सीखें। बिल्ड सोशल स्किल्स को बिल्ड करता है, डेवलप करता है। टीम वर्क को, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स ओपिनियन, कि जो दूसरों की ओपिनियन है उसकी रिस्पेक्ट भी करता है और टीम वर्क को भी प्रमोट करता है। इट मीन्स कि बच्चे खुद मिलकर के, साथ मिलकर के काम कर सकते हैं। कोलैबोरेटिव कोऑपरेटिव लर्निंग को प्रमोट करता है। सपोर्ट्स इंक्लूसिव लर्निंग, इंक्लूसिव लर्निंग को सपोर्ट करता है। और स्टूडेंट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट, कि सभी बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो पार्टिसिपेट करें क्लासरूम में, है ना, सभी बच्चे बोले, सभी बच्चे अपनी बात रखें, इस चीज़ को ये सपोर्ट करता है। तो ये एडवांटेजेस हैं इसके क्लासरूम इंटरेक्शन के। नेक्स्ट इज द लिमिटेशंस क्या है क्लासरूम इंटरेक्शन के, तो इसको हम जल्दी पढ़ लेते हैं। टाइम कंज्यूमिंग होता है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पर बातचीत बहुत ज़्यादा होती है, डिस्कशंस होते हैं, तो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, टाइम लेता है। डोमिनेंस बाय फ्यू स्टूडेंट्स, की कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आगे वाले बच्चे होते हैं वही बस बोलते हैं, पीछे वाले या फिर कुछ बच्चे नहीं बोल पाते हैं। क्लासरूम मैनेजमेंट भी, कि डिसिप्लिन इश्यूज भी देखने को मिलते हैं, कि अगर बच्चे बोलेंगे तो आवाज़ भी आएगी, तो वो अनुशासन नहीं रहता है उतना अच्छे से। अनइक्वल पार्टिसिपेशन, वही बात हो गई कि सभी बच्चों को इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिलता है। और टीचर बाइसेस होती हैं, टीचर्स में अनकॉन्शियसली गिव मोर अटेंशन टू सर्टेन स्टूडेंट, की टीचर खुद ही कुछ ही बच्चों पर ही अटेंशन देती है, सभी बच्चों पर नहीं दे पाती हैं या नहीं देती हैं इंटेंशनली भी। ओके, सो नेक्स्ट इज द एनालिसिस ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन थ्रू वेरियस सिस्टम। तो आप डिफरेंट सिस्टम के थ्रू कैसे एनालाइज कर सकते हो, क्लासरूम इंटरेक्शन को कैसे देख सकते हो। सो सबसे पहले जो मेन आता है वो है फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम, फिक्स जिसे बोल सकते हो बेसिकली। ये दिया था नेड ए फ्लैंडर्स के द्वारा दिया गया था, जिसके नाम से फिर ये पड़ा फ्लैंडर इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम 1965 में। ये कैसा मेथड है जहाँ पे जो दैट इज जो ऑब्जर्व करने वाले होते हैं, आते हैं देखने के लिए कि कितनी बातचीत हो रही है, कितना इंटरेक्शन हो रहा है, ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं टीचर स्टूडेंट की इंटरेक्शन की, कितनी इंटरेक्शन हुई है, किसका ज़्यादा पार्टिसिपेशन था क्लासरूम में। कैटेगरीज इन फिक्स में, तो कैटेगरीज कितनी होती है, टीचर टॉक होता है, पीपल टॉक होता है, साइलेंस और कंफ्यूजन होता है। सो बेसिकली 10 कैटेगरीज में डिवाइड है, मतलब जैसे 3 तो कैटेगरीज हैं और उसकी फिर सब कैटेगरीज भी हैं। तो टीचर टॉक तो 7, पीपल टॉक 3
और साइलेंस 1, है ना। तो ऐसे 10 कैटेगरी में। तो इसको देख लेते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि पहली कौन सी कैटेगरी है, दूसरी कौन सी कैटेगरी है, ऐसे करके। तो जो फर्स्ट कैटेगरी है टीचर टॉक की बात करें, मैं इसे रब कर देती हूँ जस्ट अ मिनट। तो स्टूडेंट टीचर टॉक में क्या आता है, सबसे पहले तो एक्सेप्ट फीलिंग, है ना, एक्सेप्ट फीलिंग, इसको लिख लेना, ठीक है। फिर आता है प्रेज एंड एनकरेजमेंट, सेकंड प्रेज एंड एनकरेजमेंट। नेक्स्ट इज द एक्सेप्टिंग आइडियाज। फोर्थ इज asking questions. Fifth is lecturing. Sixth is giving directions. And the seventh is criticism. ओके, सो ये 7 कैटेगरीज होते हैं टीचर टॉक की। प्यूपिल टॉक की होती है आस्किंग क्वेश्चन, रिस्पॉन्डिंग और इनिशिएटिंग, है ना, कि वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और अपने जो डिस्कशंस हैं वो कर सकते हैं। फिर आ जाता है नेक्स्ट इज द साइलेंस और कंफ्यूजन। इसमें ये आता है पॉजेज होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं, साइलेंस इन क्लास। ओके, सो ये कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करा है। तो टीचर टॉक तो 7 कैटेगरीज में, कि आप फीलिंग एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, देख रहे हो इन सब चीज़ों को, एनकरेज कर रहे हो, बच्चों को प्रेज कर रहे हो जब उन्होंने आंसर किया कुछ, आइडियाज़, उनके आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, या फिर क्वेश्चंस पूछ रहे हो, लेक्चर दे रहे हो, गिविंग डायरेक्शन, कि उनको बोल रहे हो कि इधर बैठो उधर बैठो ये करो, या फिर उन्हें क्रिटिसाइज करो। तो वो सारी चीज़ें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इसमें। सो इसका पर्पस देखा जाए तो टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ टीचर टॉक टू स्टूडेंट टॉक, ये देखने के लिए करा जाता है कि टीचर टॉक कितनी हुई है, स्टूडेंट टॉक का रेशियो देखने के लिए। टू चेक इफ द क्लासेस इज टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड, ये देखने के लिए कि जो आपकी क्लास है वो टीचर सेंटर्ड है या फिर स्टूडेंट सेंटर्ड है ना, कि टीचर की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, टीचर अपना रोब ज़्यादा दिखा रहे हैं, फिर स्टूडेंट्स के बेसिस पे करी जा रही है, स्टूडेंट्स को भी ध्यान में रखा जा रहा है। सो एडवांटेजेस क्या है, ये टीचर्स को हेल्प करती है कि वो इम्प्रूव कर सके अपने टीचिंग बिहेवियर को, और स्टूडेंट पार्टिसिपेशन को एनकरेज करती है। लिमिटेशन क्या है, सबसे ज़्यादा ये सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन पे ही फोकस करती है, जो बोले जाते हैं, आंखों का, जेस्चर्स का इस्तेमाल इनमें नहीं फोकस करा जाता। ये जो नॉन वर्बल क्यूज है उसको बिल्कुल इग्नोर करती है। सो नेक्स्ट इज द रेसिप्रोकल कैटेगरी सिस्टम। तो रेसिप्रोकल कैटेगरी सिस्टम क्या है, आरसीएस, इसका मतलब क्या है, ये डेवलप किया गया था एमिडोन एंड हंटर के द्वारा, रेसिप्रोकल कैटेगरी सिस्टम। इसका फोकस है हाउ टीचर्स एंड स्टूडेंट रिस्पॉन्ड टू ईच अदर ड्यूरिंग क्लासरूम इंटरेक्शन, कि कैसे टीचर्स और स्टूडेंट रिस्पॉन्ड करते हैं एक दूसरे से जब इंटरेक्शन होती है उनके बीच में। तो की फीचर्स क्या है, एम्फोसिस रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन, कि टीचर स्टूडेंट से कैसे बात कर रहा है, स्टूडेंट टीचर से कैसे बात कर रहा है, मतलब रेसिप्रोकल, है ना, उल्टा उल्टा सिस्टम, मतलब एक दूसरे से कैसे वो बात कर रहे हैं। रिकॉर्ड बोथ टीचिंग एंड स्टूडेंट बिहेवियर, दोनों को ही रिकॉर्ड करते हैं। और इसमें कैटेगरीज क्या होती है, टीचर सपोर्ट, क्रिटिसिज्म एंड गाइडेंस, स्टूडेंट इनिशिएशन, रिस्पॉन्स एंड साइलेंस। तो ये इनकी कैटेगरीज होती है कि टीचर सपोर्ट कितना कर रही है, क्रिटिसाइज कितना कर रही है, गाइड कितना कर रही है, फिर स्टूडेंट कैसे उसमें हिस्सा ले रहा है, रिस्पॉन्स कैसे कर रहा है, और साइलेंस के बारे में भी दिया हुआ है। ओके, कि क्लासरूम में कैसे साइलेंस मेंटेन रहता है। जस्ट अ मिनट। सो द नेक्स्ट वन इज द पर्पस। तो पर्पस क्या है, टू अंडरस्टैंड द इंटरैक्टिव पैटर्न्स बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट, कि आप क्या समझ सको इंटरैक्टिव पैटर्न्स को जो स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में होता है, कैसे वो बातचीत करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते हैं, और म्यूचुअल रिस्पेक्ट को, कि एक दूसरे के साथ सहमति बनाए रखें, और डायलॉग्स को एनकरेज करता है, बढ़ावा देता है। एडवांटेजेस क्या है, क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन पे फोकस करता है, नॉट जस्ट क्वांटिटी, कि आपने कितना पढ़ा दिया सिर्फ इस पे फोकस नहीं करता, कैसे पढ़ाया है, कितना बच्चों को ध्यान में रखा है, उन चीज़ों पे फोकस करता है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग को, टीचिंग को एनकरेज करता है, कि बच्चे टीचर से पूछे और टीचर्स बच्चों से पूछे, और फिर उससे वो अपनी चीज़ों पे भी सोचे समझे। ओके, लिमिटेशंस क्या है, डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन ज़रूरी होती है, मतलब टीचर जो ऑब्जर्व कर रहा है उसे ऑब्जर्वेशन के लिए डिटेल्ड नॉलेज ज़रूरी होती है, और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है ये। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द इक्विवेलेंट टॉक्स कैटेगरी सिस्टम। तो ईटीसी क्या है, ईटीसी प्रोवाइड्स अ वे टू मेजर टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन ऑन एन इक्वल फुटिंग, कि इक्वली कैसे वो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, मतलब जितना टीचर का रोल है उतना ही स्टूडेंट का। सो व्यू टीचर टॉक एंड स्टूडेंट टॉक एज इक्वली इंपॉर्टेंट, दोनों को इम्पोर्टेंट
दैट इज आप बोल सकते हो पार्ट दिया जाता है, दोनों का इंपॉर्टेंट हक है। क्लासीफाई ऑल फॉर्म्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन इनटू पैरेलल कैटेगरीज फॉर बोथ टीचर एंड स्टूडेंट, कि जो भी बातचीत हो रही है उसको पैरेलल कैटेगरीज में बांटा जाता है और फिर देखा जाता है कि कितना इक्वल पार्टिसिपेशन है दोनों का। इससे बैलेंस कम्युनिकेशन रहता है क्लासरूम में, और डोमिनेशन से बचते हैं, जैसे टीचर ही बोलती जा रही है बच्चे नहीं बोल रहे, उससे वो बचा जाता है क्लासरूम में, कि स्टूडेंट्स का भी रोल होना चाहिए, दोनों का इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इस पर फोकस करता है। सो एडवांटेजेस क्या है, ये प्रमोट करता है स्टूडेंट एम्पावरमेंट को, कि स्टूडेंट के भी हक हैं, उनके भी अधिकार हैं, वो भी बोल सकते हैं क्लासरूम में, उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। टीचर्स को एनकरेज करता है कि वो सुने ज़्यादा और टॉक लेस व्हेन नीडेड, कि जब बातचीत ना करनी हो तब वो कम बोले और सुने ज़्यादा बच्चों को। ओके, और लिमिटेशंस क्या है, इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा हार्ड है जब क्लासरूम बहुत बड़ी हो, वेरी लार्ज क्लासेस में जहाँ पे स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा हो, कि आप बच्चों की ही बात ज़्यादा सुनो तो वो बहुत हार्ड टू इम्प्लीमेंट है। ओके, फिर है डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट भी बोल सकते हो। रिक्वायर्ड ट्रेंड ऑब्जर्वर, कि जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, है ना, आप कैसे देख रहे हो, किसका ज़्यादा यूज़ हो रहा है, आपको प्रॉपर तरीका चाहिए कि कैसे आप एक्यूरेट एनालिसिस कर सकते हो उन सब चीज़ों का। ओके, द नेक्स्ट वन इज द एमर्जिंग ट्रेंड्स इन ई लर्निंग। तो क्या ई लर्निंग में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं अभी इस टाइम में, उस बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ ई लर्निंग। तो ई लर्निंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, मतलब जो आप इंटरनेट के माध्यम से, टूल्स के माध्यम से, डिवाइसेस के माध्यम से, कंप्यूटर, स्मार्टफोन और डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जो आप लर्निंग कर रहे हो, जो आप चीज़ें सीख रहे हो, वही ई लर्निंग है। जैसे आप जो ऑनलाइन क्लास कोर्सेज होते हैं, आपके वर्चुअल क्लासरूम्स होते हैं, वेबिनार्स होते हैं, सिमुलेशंस होते हैं, जो कैसे होते हैं, जो ऑनलाइन होते हैं, इंटरैक्टिव मल्टीमीडिया कंटेंट। सो बेसिकली वो सभी क्या है, वो ई लर्निंग है, जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक आ जाए, मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रिक डिवाइस का यूज हो जाए, इट मीन्स कि वो कैसी लर्निंग है, वो ई लर्निंग है। ओके, so emerging trends in e-learning, so with rapid technological advancement e-learning is evolving continuously। जैसे कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जैसे आप देख सकते हो कोविड के बाद से सबसे ज़्यादा, तो उससे ई लर्निंग के जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा चेंज होते जा रहे हैं, इवॉल्व हो रहे हैं और भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सो लेटेस्ट ट्रेंड जो देखेंगे हम ई लर्निंग में, सबसे पहले तो मोबाइल लर्निंग, एम लर्निंग जिसे बोला जाता है। इसमें आप स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स या फिर मोबाइल ऐप्स के जरिए, मोबाइल लर्निंग का बेसिकली मतलब एक तो ये हो गया कि आप मोबाइल्स के जरिए पढ़ रहे हो, दूसरा आप कहीं पर भी बैठ करके भी, किसी आप ट्रैवलिंग कर रहे हो, आप घर में बैठे हो, तो कहीं पर भी बैठ के आप जो पढ़ सकते हो स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और मोबाइल ऐप्स के जरिए, वो मोबाइल लर्निंग हो गई। सो फीचर्स क्या है, एनी टाइम एनीवेयर लर्निंग, कि आप कभी भी कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल्स होते हैं फॉर क्विक लेसन्स, कि आप छोटे छोटे लेसन्स के लिए, मतलब जब आपको पढ़ना है तो छोटे छोटे आपकी वीडियोस भी मिलती हैं आपको, जैसे यूट्यूब पे आप देखते हो शॉर्ट वीडियोस, जिसमें आपको बहुत कम टाइम में कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है। ऑफलाइन एक्सेस टू इंटरनेट कंटेंट, अभी लर्निंग का मतलब ये नहीं कि आपको ऑनलाइन, दैट इज इंटरनेट की कनेक्टिविटी ज़रूरी है, आप विदाउट इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी ई लर्निंग कर सकते हो, है ना। ऑफलाइन एक्सेस भी मिलता है कंटेंट का, अगर आप डाउनलोड कर लेते हो तो। ओके, जैसे बायजूस है, अन अकेडमी है, ड्यूलिंगो है, बेसिकली ये सब ई लर्निंग के ही एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट इज अ माइक्रो लर्निंग। तो माइक्रो लर्निंग क्या हो गया, लर्निंग थ्रू स्मॉल बिट्स, बाइट साइज लेसन्स और शॉर्ट वीडियोस, क्विजेज एंड पॉडकास्ट, जो कुछ ही पार्ट, मतलब स्मॉल पार्ट्स में होते हैं, नॉर्मल से ही होते हैं, छोटी वीडियोस जो होती हैं, आपके क्विज हो गए, आपके आपके पॉडकास्ट हो गए, तो वो क्या हो गए, वो माइक्रो लर्निंग है। सो इसमें वन कॉन्सेप्ट पे फोकस करा जाता है एक टाइम में, 3 to 5 मिनट्स के लेसन होते हैं, ताकि आपकी क्विक रिविजन हो सके और नई लर्निंग कराई जा सके। ईजी टू रिटेन एंड अप्लाई, कि आप बहुत आसानी से उसे याद कर पाते हो और अप्लाई कर पाते हो अपने एग्जाम्स में, अपने रियल लाइफ सिचुएशंस में, तो वो सब चीज़ें कर सकते हो। एग्जाम्पल क्या है, लर्निंग इंग्लिश वोकेबलरी थ्रू शॉर्ट डेली वीडियोस, क्विज़, कि आप इंग्लिश वोकेबलरी सीख रहे हो कि कैसे आपको बोलना है, क्या वर्ड्स आने चाहिए, तो आप शॉर्ट डेली क्विज़ कर सकते हो, ताकि आप इंग्लिश वोकेबलरी को इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, सो नेक्स्ट इज अ गेमिफिकेशन। अब जो लर्निंग का जो वर्जन हो चुका है वो गेमिफिकेशन में आ चुका है। जैसे आप क्विज में देखते हो, आपके पजल्स होते हैं, आपको डिफरेंट गेम्स के थ्रू सिखाया जाता है, जैसे पॉइंट्स होते हैं, बैजेस होते हैं, लीडर बोर्ड्स होते हैं और चैलेंजेस करे जाते हैं। ऐसे एलिमेंट्स को एनकरेज कर दिया है, जिससे आप गेम में उसको एक तरह से कन्वर्ट कर दिया गया अपनी लर्निंग को,
बढ़ाने के लिए। फीचर्स क्या हैं? स्टूडेंट एंगेजमेंट होती है, बच्चे अच्छे से लर्न कर पाते हैं, एंगेज होकर के पार्टिसिपेट करते हैं। मेक्स लर्निंग फन एंड इंटरैक्टिव, इससे जो आपकी लर्निंग है वो कैसी बनती है, एक अच्छे तरीके से आप मतलब फन वे में, एक मज़ेदार वे में, इंटरैक्टिव वे में पढ़ सकते हो। और हेल्दी कंपटीशन एनकरेज करती है कि आप ऐसा नहीं कि आप चिढ़ रहे हो, आप बस आगे बढ़ना चाह रहे हो, एक दूसरे से कंपटीशन करते हो। जैसे कहूट है, या फिर आप क्विजेस बोल सकते हो, एजुकेशनल गेम्स हैं, जैसे ड्यूलिंगो पे भी आपको गेम्स मिलते हैं जहाँ पे आप डिफरेंट लैंग्वेजेस को सीख सकते हो गेम्स के थ्रू। ओके, जहाँ पे आप मैथमेटिक्स और साइंस और लैंग्वेजेस के मतलब बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो सीख सकते हो। सो द नेक्स्ट वन इज emerging ट्रेंड्स इन ई लर्निंग। सो फोर्थ वन क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ई लर्निंग। तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज़ कर सकते हो, एआई एल्गोरिदम्स का, ताकि आप लर्निंग को पर्सनलाइज कर सको, अपने अकॉर्डिंग कर सको, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, ताकि लर्नर की परफॉर्मेंस और प्रेफरेंसेस को जान सको ना, उसके बेस पे आपको लर्निंग कराई जाए। सो फीचर्स क्या हैं? अडेप्टिव लर्निंग पाथ्स होते हैं बेस्ड ऑन स्टूडेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, कि यहाँ पे आपको लर्निंग पाथ क्रिएट करे जाते हैं कि किस पेस से आपको पढ़ना है, वो स्टूडेंट के स्ट्रेंथ पे और स्टूडेंट की वीकनेसेस के बेसिस पे होते हैं। एआई चैटबॉट्स होते हैं फॉर इंस्टेंट सपोर्ट, कि आपको सपोर्ट के लिए आपको चैटबॉट्स मिलते हैं जहाँ पर आप अपनी क्वेरीज लिख सकते हो और आपको उसका आंसर मिल जाता है। ऑटोमेटेड ग्रेडिंग होती है और फीडबैक होता है, कि एआई के बेस पे आप अगर मतलब आप अपनी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी बात कहोगे, अपनी परफॉर्मेंस शो करोगे, तो उसके बेस पे आपको ग्रेडिंग भी मिल जाती है और साथ के साथ फीडबैक भी मिल जाता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो ठीक है, नहीं किया हो तो फिर अगर देखते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन, आप ऐप को, इन ऐप्स को यूज़ करते होंगे, है ना कभी यूज़ किया होगा। तो वहाँ पे आप रिव्यूज़ वाले सेक्शन में अगर जाते हो तो वहाँ पे आपको दिखता है एआई जनरेटेड रिव्यू, है ना, मतलब वो एआई ने जनरेट करा है डिफरेंट रिव्यूअर्स के बेस पे, उनके जो जो रिव्यूअर्स हैं उनके बेस पे जो ओवरऑल उसकी दशा है, या फिर ओवरऑल जो वो चीज़ है उसको एक्सप्लेन करता है ना। तो ऑटोमेटेड ग्रेडिंग और फीडबैक देता है, जैसे प्लेटफॉर्म दैट रिकमेंड नेक्स्ट लेसन बेस्ड ऑन क्विज रिजल्ट, कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं कि आपके रिजल्ट के बेस पे नेक्स्ट लेसन तैयार करते हैं कि आपने अभी कैसा परफॉर्म किया, फिर उसके अकॉर्डिंग, जैसे ड्यूलिंगो की अगर आप यूज़ करोगे, जैसे मैं कर रही हूँ उसे, बहुत अच्छा ऐप है, आप भी यूज़ कर सकते हो। तो उसमें क्या है, उसमें आप ये क्विज के रिजल्ट पे, आपकी क्विज के रिजल्ट पे आपका नेक्स्ट लेसन तैयार होता है कि आपने क्या गलतियां करी हैं, फिर वो गलतियां सुधारने के लिए दोबारा से वो रिपीट करा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट इज अ वर्चुअल रियलिटी, दैट इज वीआर, और ऑगमेंटेड रियलिटी, दैट इज एआर। तो 3D सिमुलेशंस का यूज़ करते हो, वीआर हेडसेट्स का, एआर का यूज़ करते हो, एआर ऐप्स का, ताकि आप इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर सको। जैसे आप अपने अपने लैपटॉप्स में, अपने कंप्यूटर्स में, टीवी में 3D स्क्रीन होती है ना, बिल्कुल एचडी वे में, है ना, उस वे में आप देख सको, ऐसे आप चीज़ें क्रिएट कर सको। तो लर्निंग कराई जाती है एक्सपीरियंसेस के द्वारा वर्चुअल एनवायरनमेंट्स में, जैसे वर्चुअल लैब्स होती हैं, हिस्टोरिकल साइट्स होती हैं, आपको लगता है कि आप वहीं जा रखे हो। आपने देखा भी होगा, दैट इज आपका जो वीआर होता है ना, वो आंखों के सामने लगा देता है, तो आपको लगता है जैसे आपने गेम्स भी किया होगा ऐसा, कि आपको लगता है कि आप उसी गेम्स में बैठे हो, फिर ऐसे मूव करते हो ना। सो बेसिकली वो क्या हो गया, वो एआर वीआर ये सारी जो 3D आपको फील कराए। ओके, तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा सूटेबल है, जैसे मेडिसिन, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियरिंग, या फिर आर्किटेक्चर के लिए। सो मेडिकल स्टूडेंट प्रैक्टिस सर्जरी इन वीआर सिमुलेशन, कि वीआर सिमुलेशन के जरिए, वर्चुअल रियलिटी के जरिए वो क्या कर रहे हैं, सर्जरी को प्रैक्टिस करें, देख रहे हैं कि कैसे कर सकते हैं। ओके, उनको डेमोज दिखा दिए जाते हैं, उसमें फिर वो सर्जरी करके दिखाते हैं, तो उस सब के थ्रू। नेक्स्ट इज द लर्निंग एनालिटिक्स। तो लर्निंग एनालिटिक्स क्या है? कलेक्टिंग डेटा अबाउट लर्नर्स एक्टिविटीज एंड एनालाइजिंग इट इम्प्रूव लर्निंग आउटकम, कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, लर्निंग एक्टिविटीज के थ्रू आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो और एनालाइज कर रहे हो, ताकि आप स्टूडेंट के आउटकम्स को इम्प्रूव कर सको। तो ये प्रोग्रेस को ट्रैक करता है और एंगेजमेंट को, आइडेंटिफाई लर्निंग गैप्स की, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी गैप्स है, उसको उसको समझता है, उसको आइडेंटिफाई करता है। एडुकेटर्स को हेल्प करता है, मतलब टीचर्स को हेल्प करता है, ताकि वो डेटा ड्रिवन डिसीजन ले सके, कि जो डेटा आया है उसके बेस पे वो अपना डिसीजन ले कि अब बच्चों को क्या कराना है, क्या नहीं कराना। सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, जैसे सोशल मीडिया, फोरम्स, या फिर ऑनलाइन कम्युनिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं आप कोलैबोरेटिव लर्निंग के लिए, जहाँ पर सभी बच्चे अपनी बात रख सकते हैं। जैसे यूट्यूब ने भी अपनी कम्युनिटी प्रोवाइड करी है ना, आपके जो भी चैनल्स हैं, जैसे इजी पथ एजुकेशन है हमारा, तो बेसिकली उस पर भी कम्युनिटी टैब है, जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज लिख सकते हो,
जो चीज़ें आगे करानी है वो चीज़ें लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो। सो पीयर टू पीयर इंटरेक्शन होती है, यहाँ पे आप अपने दोस्त से इंटरेक्ट कर सकते हो। ग्रुप प्रोजेक्ट और डिस्कशन बोर्ड्स होते हैं जहाँ पे आप अपनी क्वेरीज रख सकते हो, प्रोजेक्ट कर सकते हो और आइडियाज़ को शेयर करते हो, रिसोर्सेज को। जैसे डिस्कशन फोरम्स इन मूक्स होते हैं जिसमें आप अपने फीडबैक्स रख सकते हो, कोर्सेरा जैसे एडेक्स या स्वयं पे। और फेसबुक लर्निंग ग्रुप्स भी होते हैं जहाँ पे आप चीज़ों को लर्न कर सकते हो, समझ सकते हो, होल कम्युनिटी तक पहुँचा सकते हो। ओके, सो क्लाउड बेस्ड ई लर्निंग क्या है, यहाँ पर आप स्टोर कर सकते हो कंटेंट को और एक्सेस कर सकते हो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के जरिए। मतलब एक तरह से आपको यहाँ पे क्या मिलती है, स्पेस मिलती है जहाँ पे आप अपने कंटेंट को सेव कर सकते हो और शेयर कर सकते हो अनदर यूजर्स के जरिए। ओके, सो आप किसी भी डिवाइस पे कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो इसे। रिड्यूस द नीड फॉर फिजिकल स्टोरेज, जो फिजिकल स्टोरेज की नीड है उसको कम करता है। अब आपको बुक्स वगैरह की जरूरत नहीं है, अब आप क्लाउड में ही अपना डेटा सेव करके रख सकते हो। और इजी कोलैबोरेशन होता है, कंटेंट शेयर भी आप कर सकते हो ना। तो जैसे गूगल क्लासरूम हो गया, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो गया एजुकेशन के लिए, यहाँ पे गूगल ड्राइव भी आप यूज़ कर सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज द मूक्स इज अ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स जो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है अब। तो ये बेसिकली ये यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं जो ओपन होते हैं सभी के लिए, मतलब कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है, किसी को भी कोई भी ले सकता है। यूजुअली फ्री होते हैं या फिर बहुत ही कम कॉस्ट पर कराए जाते हैं इधर जो भी कोर्सेज होते हैं वो। ओके, यहाँ पे अगर आपको किसी का सर्टिफिकेट लेना है तभी आपको पैसे देने हैं, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, अपनी जानकारी के लिए। तो अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन, कोई लिमिट नहीं है कि कितने बच्चे जुड़ेंगे, तो कितने भी बच्चे कर सकते हैं। हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ में, है ना, कि आप ग्लोबल जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं डिफरेंट जगह की, फॉरेन कंट्रीज़ की, वहाँ पे आप हाई क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हो। और ये वीडियो लेक्चर्स होते हैं, क्विज होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, सर्टिफिकेट्स भी होते हैं, सर्टिफिकेट्स भी दिए जाते हैं अगर आप कोर्स को कंप्लीट कर लेते हो। जैसे स्वयं हो गया, कोर्सेरा हो गया, एडेक्स हो गया या फिर यूडेमी हो गया। ओके, सो बेसिकली दीज ऑल आर द मूक्स। स्वयं जो है वो इंडिया का मूक्स है और सारे ये जो यूएस से के। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द पर्सनलाइज लर्निंग। तो पर्सनलाइज लर्निंग क्या है, जहाँ पे बच्चे लर्निंग एक्सपीरियंस करते हैं अपने पेस के अकॉर्डिंग, अपनी स्टाइल के अकॉर्डिंग, अपने प्रेफरेंस, कि उन्हें क्या पसंद है, वो किस क्षमता से कर सकते हैं, क्या स्टाइल यूज़ करनी है पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए, वो अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे करते हैं। सो फीचर्स क्या हैं, लर्नर चूज देयर ओन लर्निंग पाथ, कि उन्हें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो खुद ही चूज करते हैं। कस्टमाइज असेसमेंट और फीडबैक होते हैं उनके अकॉर्डिंग, उनकी पेस के अकॉर्डिंग ना, वो कस्टमाइज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और लर्नर की ऑटोनॉमी, मतलब जो अधिगम करता है उसकी स्वायत्ता पे फोकस करा जाता है, उसकी इंडिपेंडेंसी नहीं छीनी जाती है, वो खुद ही अपनी लर्निंग के लिए डिपेंड होता है या फिर रिस्पॉन्सिबल होता है, सॉरी। सो हाइब्रिड या ब्लेंडेड लर्निंग, तो इसका क्या मतलब है कि आप ऑनलाइन लर्निंग को कंबाइन कर रहे हो ऑफलाइन लर्निंग या फिर फेस टू फेस लर्निंग से, ना, कंबाइन करके चल रहे हो। तो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ऑनलाइन लर्निंग को, पर्सनल टच भी दिया जा सकता है क्लासरूम इंटरेक्शन में, कि आप ऑनलाइन बैठे हो, जो बच्चे ऑनलाइन बैठे हैं वो ऑनलाइन पढ़ ले, जो ऑफलाइन है वो ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। तो ये स्कूल्स में, कॉलेजेस में या फिर कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में ज़्यादा यूज़फुल है। या फिर आप बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी देखते हो जहाँ पर आपको पढ़ाया जाता है कि जो ऑफलाइन बच्चे बैठे हैं वो भी पढ़ रहे होते हैं और जो ऑनलाइन होते हैं वो भी पढ़ रहे होते हैं। वो दैट इज़ आप बोल सकते हो कि वो प्रीमियर भी हो रखा होता है यूट्यूब पे या फिर किसी भी एक ऐप पे। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द चैलेंजेस क्या आते हैं इसमें। तो सबसे पहले तो डिजिटल डिवाइड देखने को मिलता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ पे इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, डिवाइसेस नहीं होते हैं, जैसे रूरल एरियाज, तो उसे गैप देखने को मिलता है कि जिनके पास है वो ज़्यादा पढ़ लेंगे, जिनके पास नहीं है वो नहीं पढ़ पाएंगे। साइबर सिक्योरिटी इशूज़, कितने ज़्यादा स्कैम्स चल रहे हैं, डेटा ब्रीच होने का नुकसान बहुत ज़्यादा या फिर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, कि कब आपका डेटा कौन छीन ले, कौन उसको आपके साथ स्कैम कर दे, तो वो बहुत, मतलब उससे बचे रखना बहुत मुश्किल काम है। टीचर ट्रेनिंग भी नहीं होती है, मोस्टली टीचर्स को तो पता ही नहीं होता, तो उनके लिए स्किल्स चाहिए ताकि वो नई टेक्नोलॉजी को, नई तकनीकों को हैंडल कर सके। कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल, मतलब रिस्क ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन इन ओपन प्लेटफॉर्म्स की, दैट इज मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा होती है कुछ प्लेटफॉर्म्स पे, जहाँ पे जो फ्री होते हैं ना, वहाँ पे आपको गलत चीज़ें भी बताई जाती है। आप देखते हो यूट्यूब पे इतनी सारी चीज़ें हैं, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने सारे चैनल्स हैं जहाँ पे आपको गलत इन्फॉर्मेशन किसी भी वैलिड अथॉरिटी के बेस पे नहीं दी जाती है वो। ओके,
सो द नेक्स्ट वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी इन इवैल्यूएशन। तो इवैल्यूएशन में आईसीटी का क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी मतलब आईसीटी को कैसे यूज कर सकते हो आप इवैल्यूएशन में, मूल्यांकन में। सो आईसीटी का मतलब क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रेफर्स टू द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, इंटरनेट, डिजिटल डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर एंड मल्टीमीडिया टूल्स फॉर क्रिएटिंग, स्टोरिंग, शेयरिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। कि आप कंप्यूटर्स का यूज कर रहे हो, इंटरनेट का यूज कर रहे हो, डिजिटल डिवाइसेस का, सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो और मल्टीमीडिया का यूज कर रहे हो, क्या करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, शेयर करने के लिए और मैनेज करने के लिए इंफॉर्मेशन को। कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डेटा आपके पास है, उसको आप बना सकते हो, स्टोर कर सकते हो, शेयर कर सकते हो इन डिवाइसेस में, इन सॉफ्टवेयर में। तो वही आईसीटी है। आईसीटी इज यूज टू एनहांस टीचिंग, टीचिंग की प्रक्रिया को और भी ज़्यादा अच्छा करने के लिए, एनकरेज करने के लिए या फिर एनहेंस करने के लिए, है ना, बनाया जाता है या फिर यूज़ करा जाता है लर्निंग को एनहेंस करने के लिए और इवैल्यूएशन प्रोसेस को और भी अच्छा दिखाने के लिए, क्रिएटिव बताने दिखाने के लिए। ओके, सो मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन का क्या मीनिंग होता है, तो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है जिसमें आपकी जो लर्नर्स की नॉलेज है, स्किल्स है, एटीट्यूड्स हैं और ओवरऑल परफॉर्मेंस को चेक करा जाता है, मेजर करा जाता है, ओके, एसेस करा जाता है। सो इसमें टेस्ट भी होते हैं, असाइनमेंट्स भी होते हैं, प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी, फीडबैक के थ्रू भी मेजर कर सकते हैं एजुकेशनल आउटकम्स को। ओके, जो भी आपके डिसीजंस, जो भी आपने रिजल्ट दिया है, उसको आप मेजर कर सकते हो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एकेडमिक परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हो। तो कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीटी इन इवैल्यूएशन क्या है, तो आईसीटी इन इवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि आप आईसीटी का कैसे यूज कर सकते हो बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए। कि आप डिजिटल टूल्स और टेक्नोलॉजीज का यूज कर रहे हो बच्चों को असेस करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए उनकी परफॉर्मेंस को, उनके लर्निंग आउटकम्स को। सो इट इन्वॉल्व ऑनलाइन एग्जाम्स, तो इसमें ऑनलाइन एग्जाम्स आ जाते हैं, डिजिटल असेसमेंट आ जाता है, ऑटोमेटेड ग्रेडिंग सिस्टम आ जाता है जो हमने अभी तक पढ़ा है, लर्निंग एनालिटिक्स आ जाता है कि आपको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। जैसे आपने टेक्स्ट बुक में, वही एग्जाम्पल है कि वहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने क्या गलतियाँ करी हैं, किस पार्ट में आपकी क्या गलती है, क्या आपके बहुत अच्छे फैक्टर हैं, क्या आपके रिस्क फैक्टर्स है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ई पोर्टफोलियोज बनाए जाते हैं ताकि आप अपने इवैल्यूएशन प्रोसेस को और इफेक्टिव बना सको, एफिशिएंट बना सको और ट्रांसपेरेंट बना सको, उजागर कर सको और लोग भी उसे देख सके ना, कि जहाँ पे कोई बायसनेस का कोई भी दायरा नहीं होता है। सो द नेक्स्ट वन इज द की फीचर्स इन आईसीटी इन इवैल्यूएशन। तो फीचर्स क्या है, तो सबसे पहले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होती है यहाँ पे। जैसे कि एग्जाम्स होते हैं आपके ना कंप्यूटर्स और टैबलेट्स पे, जो आपके यूजीसी नेट के पेपर हैं बेसिकली, वो सब कैसे होते हैं आजकल, जो मोस्टली पेपर कैसे होते हैं, वो ऑनलाइन बेस्ड टेस्टिंग ही होते हैं, सीबीटी ही होते हैं। ऑनलाइन क्विजेज एंड टेस्ट होते हैं जहाँ पे आप, जैसे गूगल फॉर्म्स हो गए, कहूट हो गया, फिर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स हो गए, है ना, या फॉर असेसमेंट। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, क्विज और टेस्ट कर सकते हो ताकि आप इवैल्यूएशन कर सको। ऑटोमेटेड फीडबैक होते हैं, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है, सजेशन भी मिल जाता है कि आप कहाँ पे क्या, कहाँ कौन सा एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। डिजिटल पोर्टफोलियोज भी होते हैं जहाँ पे आप स्टूडेंट के वर्क को ऑनलाइन स्टोर करके रख सकते हो और उसकी परफॉर्मेंस को, प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो ओवर टाइम, है ना, टाइम टू टाइम। लर्निंग एनालिटिक्स होते हैं जहाँ पे आप कलेक्ट कर सकते हो डेटा कि स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी रही है, उनके लर्निंग पैटर्न्स को एनालाइज करने के लिए, देखने के लिए, विश्लेषण करने के लिए उनका, कि किस एस्पेक्ट में वो कितने अच्छे, जैसे आपने ओवरऑल टेस्ट लिया तो मैथमेटिक्स में उनका क्या परफॉर्मेंस है, मैथमेटिक्स में कौन सा कॉन्सेप्ट उनको नहीं आता है, कौन सा सबसे ज़्यादा आता है, तो वो सारी चीज़ें भी आप दर्शा सकते हो। क्लाउड बेस्ड इवेल्युएशन होता है, मतलब सेविंग एंड एक्सेसिंग असेसमेंट डेटा फ्रॉम एनीवेयर, कि आप कहीं से भी एक्सेस ले सकते हो किसी भी बच्चे का, किसी भी बच्चे की इंफॉर्मेशन, उनके असेसमेंट की, और सेव भी कर सकते हो, मतलब स्टोर भी करके रख सकते हो, है ना। सो नेक्स्ट वन इज द टाइप्स ऑफ आईसीटी टूल्स इन यूज इन इवैल्यूएशन। तो कौन कौन से आईसीटी टूल्स का यूज कर सकते हो, जैसे एलएमएस होते हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि असाइनमेंट्स बना सकते हो, क्विज और ग्रेड्स दे सकते हो मूडल के थ्रू, गूगल क्लासरूम के थ्रू। ऑनलाइन टेस्टिंग प्लेटफॉर्म जैसे कि एमसीक्यूज कंडक्ट कर सकते हो, शॉर्ट आंसर टेस्ट, मोज और क्विजेज के जरिए। ये जो कुछ ऐप्स से रखे ना, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। ओके, इनको याद करना ज़्यादा ज़रूरी है। ई पोर्टफोलियोज जहाँ पे आप बच्चों के जो वर्क है उसको कलेक्ट कर सकते हो डिजिटली, है ना। और एआई पावर्ड असेसमेंट टूल्स कौन से हैं, ऑटोमेटिक इवैल्यूएशन ऑफ एसेज, कोडिंग टेस्ट, जैसे ग्रेड स्कोप हो गया, कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एसेज को ऑटोमेटिक इवैल्यूएट कर सकते हो, कोडिंग टेस्ट कर सकते हो अपना। ओके, और डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर, जिससे क्या कर सकते हो आप, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो कि किस वे में उसकी परफॉर्मेंस चल रही है। ओके, तो ये कुछ टूल्स हैं।
नेक्स्ट द एडवांटेजेस क्या है आईसीटी का इवैल्यूएशन में यूज करोगे तो इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, ऑब्वियसली आपको तभी की तभी आपकी परफॉर्मेंस के बारे में, इंप्रूवमेंट एरियाज के बारे में पता चल जाता है। टाइम सेव करता है, आपको पेपर चेक नहीं करने पड़ते, टीचर वर्कलोड कितना कम हो जाता है, पेपरलेस असेसमेंट होता है, कोई भी पेपर का यूज नहीं होता जिसकी वजह से ट्री भी बचता है और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। इंडिविजुअलाइज असेसमेंट होती है कि हर बच्चे के हर कॉन्सेप्ट के बारे में हर तरह से एनालिटिक्स होता है ना। तो अलाउ पर्सनलाइज टेस्ट बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स एबिलिटीज। रिमोट एक्सेस कर सकते हैं, मतलब जहाँ तक एजुकेशन, जहाँ तक स्कूल्स नहीं पहुँच पा रहे हैं या बच्चे नहीं आ पा रहे हैं तो वहाँ तक भी आप असेसमेंट ले सकते हो, बच्चों का इवेल्यूशन ले सकते हो, तो कहीं से भी एग्जाम ले सकते हो। एनीवेयर प्रमोटिंग डिस्टेंस एजुकेशन, जिससे डिस्टेंस एजुकेशन को प्रमोट करता है। रिकॉर्ड कीपिंग में बहुत ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि आपको वो पेन नोटबुक और उन सबसे लिखना नहीं होता, ना उनको स्टोर करके फाइल्स में रखना होता। आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे। सो बेसिकली रिजल्ट्स, जो डिजिटल स्टोरेज ऑफ रिजल्ट्स हैं उसको एक तरह से ईजी कर देता है मैनेज करने में, कि आप डिजिटली स्टोर कर लेते हो, बस एक क्लिक किया वो सेव हो गया, है ना। चलिए, एनालिटिकल रिपोर्ट्स होती हैं, डेटा ड्रिवन इंसाइट्स होते हैं इनटू लर्निंग, स्टूडेंट लर्निंग प्रोसेस की। यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, बच्चों को एनालिटिकली उनकी रिपोर्ट्स होती हैं कि किस एरिया में वो बहुत अच्छे हैं, किस एरिया में नहीं है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ना, उन सब चीज़ों को आप दर्शा सकते हो। सो द नेक्स्ट वन इज द लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस क्या है, डिजिटल डिवाइड, बेसिकली डिजिटल डिवाइड मतलब जो जहाँ पे आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी या फिर डिवाइसेस नहीं है वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है आपको। ये जो कंपैरिजन है या फिर जो जो डिवीज़न है, जिनके पास है वो ज़्यादा सीख पाते हैं, जिनके पास नहीं है वो नहीं सीख पाते। टेक्निकल इश्यूज भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बीच बीच में, अगर जैसे आप देखते हो कभी आपने भी फेस करा होगा कि आप सीबीटी एग्जाम देने जा रहे हो और आपको दिक्कत आ गई है माउस में या फिर उसके सॉफ्टवेयर में। ओके, तो ये भी हो सकते हैं जिससे आपका जो मोटिवेशन है वो भी घट जाता है और आप हैरान परेशान भी हो जाते हो। सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज़्यादा होते हैं कि कभी भी आपका डेटा हैक हो सकता है, चीटिंग हो सकती है और डेटा ब्रीच हो सकता है। ओवर रिलायंस ऑन एमसीक्यूज, एमसीक्यूज सबसे ज़्यादा लिए जाते हैं तो उस पर ज़्यादा फोकस करा जाता है, जो ओपन एंडेड क्वेश्चन हैं उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करा जाता है ना। सो ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स भी ज़रूरी है कि टीचर्स को और बच्चों को दोनों को ट्रेनिंग चाहिए कि वो कैसे यूज़ कर सकते हैं उन प्लेटफॉर्म्स को, डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं डिजिटल असेसमेंट को। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द एग्जांपल्स ऑफ आईसीटी टूल्स फॉर इवैल्यूएशन। तो एग्जांपल्स क्या हैं, तो सबसे पहले गूगल फॉर्म, है ना, गूगल फॉर्म ऑनलाइन क्विजेज और सर्वेज के जरिए, कहूट क्विजेज और मैंटीमीटर ताकि आप इंटरैक्टिव असेसमेंट कर सको, मूडल, ब्लैक बोर्ड और कैनवस, इसमें आप ये एलएमएस ऑफ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे आप टेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हो, डिफरेंट टेस्ट बना सकते हो, अपने आप को असेस कर सकते हो। और टर्निटिन, जहाँ पे आप प्लेगरिज्म या फिर प्लेजरिज्म भी बोल सकते हो, चेक कर सकते हो कि कहीं पे अगर डुप्लीकेशन ऑफ आइटम तो नहीं है, या फिर असाइनमेंट इवैल्यूएशन के लिए आप टर्निटिन का यूज़ कर सकते हो। आप ये देख सकते हो कि बच्चों ने जो असाइनमेंट्स करे हैं वो डुप्लीकेट तो नहीं है ना, तो वो सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो कि कॉपी पेस्ट तो नहीं कर रहे हैं बच्चे। और एआई ऐसे ग्रेडर्स होते हैं जिसमें आप राइट कर ऑटोमेटेड राइटिंग असेसमेंट की आपको ऑटोमेटिकली ही मिलता है आपकी परफॉर्मेंस के बारे में। ओके, तो ये कुछ आईसीटी टूल्स है इवैल्यूएशन के लिए। नेक्स्ट वन इज अ लास्ट टॉपिक है ये, एआई इन एजुकेशन, एथिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ एआई इंटीग्रेटेड लर्निंग। सो इसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले आते हैं एआई इन एजुकेशन पे। तो मीनिंग ऑफ एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इन एजुकेशन। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एजुकेशन रेफर्स टू द यूज ऑफ मशीन लर्निंग, कि आप मशीन लर्निंग का यूज कर रहे हो, डेटा एनालिसिस कर रहे हो, इंटेलिजेंट सिस्टम्स को यूज कर रहे हो ताकि आप अपनी टीचिंग को और भी ज़्यादा एनहेंस कर सको, बढ़ावा दे सको, पर्सनलाइज लर्निंग को प्रमोट कर सको कि बच्चे अपने पेस के अकॉर्डिंग पढ़ें, अपने स्टाइल के अकॉर्डिंग, अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, और ऑटोमेट एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक कार्य हैं उनको आप ऑटोमेटिकली कर दो, कि जो मार्क्स लगाने वाले हैं, है ना, या फिर आपके रिजल्ट्स प्रोवाइड करने वाले हैं वो सब एआई के जरिए हो जाए। सो एप्लीकेशंस ऑफ एआई इन एजुकेशन, तो सबसे पहले तो पर्सनलाइज लर्निंग पाथ प्रोवाइड करता है कि आप अपने क्षमता के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। एआई बेस्ड ट्यूटोरिंग सिस्टम होते हैं जैसे चैटबॉट्स हो गए, वर्चुअल असिस्टेंट हो गए, जो आपको आपकी हेल्प करते हैं, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो। ऑटोमेटेड ग्रेडिंग एंड फीडबैक होता है कि आपको यहाँ पे अपने आप ही अपने ग्रेड मिल जाते हैं और अपना फीडबैक मिल जाता है। लर्निंग एनालिटिक्स होते हैं और स्टूडेंट प्रोग्रेस ट्रैकिंग भी होता है कि स्टूडेंट कितना आगे चल रहा है, कितना नहीं चल रहा है, कितनी उसे ज़रूरत है और आगे अपने आप को अच्छा बनाने की, तो वो सारी चीज़ें भी। वर्चुअल क्लासरूम एंड सिमुलेशंस होते हैं कि आप वर्चुअल क्लासरूम्स का यूज़ कर सकते हो और सिमुलेशंस भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो एथिक्स ऑफ एआई इन एजुकेशन। सो बेसिकली एथिक्स का मतलब क्या है कि आपके लिए क्या सही है जब आप एजुकेशन का यूज़ कर रहे हो,
what is wrong and what is right, है ना. So as AI becomes more integrated into learning, ethical concern arise regarding privacy, और that is fairness, transparency and human control. तो हमें ethical concerns, ethical problems बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं. किसके रिगार्डिंग? प्राइवेसी के रिगार्डिंग, कि हमारा जो डेटा है वो प्राइवेट नहीं होता है, फेयरनेस कितना सही से आपको बता रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी कितनी है, उजागरता कितनी है, और ह्यूमन कंट्रोल कितना है उस पर. तो ऐसे कंसर्न्स देखने को मिलते हैं. सो एथिकल कंसर्न्स क्या है? जिस तो सबसे पहले डेटा प्राइवेसी के बारे में. एआई सिस्टम कलेक्ट पर्सनल डेटा, लर्निंग पैटर्न्स और परफॉर्मेंस. देयर इज अ रिस्क ऑफ मिसयूज और डेटा ब्रीच, कि आपका जो डेटा है वो कोई और मतलब आपके साथ स्कैम हो सकता है या मिसयूज भी हो सकता है आपकी पर्सनल डेटा का. सो नेक्स्ट इज द इक्विटी एंड एक्सेस. इट मीन्स कि एआई टूल्स पे हर इंसान का अधिकार है, रिगार्डलेस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन. कोई भी किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, जिससे कि डिजिटल डिवाइड से ये प्रिवेंट करता है अपने आप को, है ना, कि कोई भी इंसान इसे यूज कर सकता है. बायस एंड फेयरनेस होता है कि मतलब एआई सिस्टम में हैव बायसेस हो सकते हैं, दे आर ट्रेन्ड और लिमिटेड और अनबैलेंस डेटा, कि अगर इनको बोला गया है कि आपको सिर्फ इतना ही बताना है. वो जैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं ना मशीन लर्निंग को, तो सो बेसिकली अगर उनको ट्रेन करा गया हो या फिर लिमिटेड से कंटेंट बताने के लिए, तो उसमें बायसनेस भी हो सकती है और वो फेयरनेस भी हो सकती है, मतलब लीडिंग टू अनफेयर ट्रीटमेंट, जिसकी वजह से अनफेयर ट्रीटमेंट हो सकता है. बट अगर बायसेस नहीं होगी तो इट मीन्स कि वो अच्छे से आपको सारे आंसर्स, सारे जो भी आपकी कंसर्न है उसको बता सकता है. ट्रांसपेरेंसी. लर्नर्स एंड टीचर्स शुड understand how AI system make decision. No black box all, नो ब्लैक बॉक्स एआई, कि लर्नर्स और टीचर को समझना पड़ेगा कि एआई कैसे काम करता है, उससे भी मिस्टेक हो सकती है ना. यहाँ पे कोई ब्लैक बॉक्स नहीं होता है कि जो चीज़ छुपी होती है. तो ट्रांसपेरेंसी होती है यहाँ पे. अकाउंटेबिलिटी होती है. क्लियर गाइडलाइंस आर नीडेड टू डिसाइड who is responsible when AI makes mistakes, कि गाइडलाइंस होती हैं, क्लियरली बता दिया होता है कि आपको कौन रिस्पॉन्सिबल होगा इन मिस्टेक्स के बारे में. तो आपको पहले ही बता दिया होता है कि डेवलपर होगा, एडुकेटर होगा या फिर इंस्टीट्यूशंस होंगे. ओके, तो क्लियर गाइडलाइंस दे दी जाती है, जवाबदेही होते हो आप अपने काम के लिए. टीचर्स एंड ह्यूमन रोल. सो एआई शुड सपोर्ट टीचर्स, नॉट रिप्लेस देम, कि एआई का मतलब क्या है कि वो टीचर्स को रिप्लेस नहीं करने के लिए आया, वो उनको सपोर्ट करने के लिए आया है. ह्यूमन ओवरसाइट इज असेंशियल, कि ह्यूमन की जो नज़रें हैं वो ज़रूरी हैं. एआई अपने आप काम नहीं कर सकता, उसको भी आप क्या करते हो, उसको आप बताते हो, एनहेंस करते हो, कंट्रोल करते हो. साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी पड़ता है. ओवर यूज ऑफ एआई से क्या होगा? ह्यूमन इंटरेक्शन रिड्यूस हो जाएगा, कि आप दूसरों से बातचीत ना करके एआई से सब पूछ लोगे. सोशल स्किल्स अफेक्ट होती हैं और इमोशनल लर्निंग को भी अफेक्ट करता है. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज द एथिकल प्रिंसिपल्स फॉर एआई इन एजुकेशन. तो क्या प्रिंसिपल्स हैं जो एआई के लिए सही हैं, एथिकल पर्सपेक्टिव से सही है? तो सबसे पहले तो ह्यूमन सेंटर्ड एआई. एआई मस्ट एनहांस ह्यूमन एबिलिटीज, नॉट रिप्लेस ह्यूमन टीचर्स, कि एआई जो है वो आपको एनहांस करेगा ह्यूमन एबिलिटीज को, ना कि ह्यूमन टीचर्स को वो रिप्लेस कर देगा. ट्रांसपेरेंसी होती है. द वर्किंग ऑफ एआई टूल्स मस्ट बी क्लियर टू यूजर्स, की जो भी टूल्स यूज हो रहे हैं, जो भी चीज़ें यूज हो रही है, वो क्लियर होनी चाहिए जो यूज कर रहा है उस चीज़ को, है ना, स्टूडेंट, टीचर्स या पेरेंट्स, कोई भी. प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी का जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रोटेक्टेड, मतलब स्टूडेंट्स के जो डेटा होता है वो प्रोटेक्टेड होने चाहिए और यूज रिस्पॉन्सिबली, और आप उसको रिस्पॉन्सिबली यूज करो. फेयरनेस एंड इंक्लूजन होनी चाहिए. एआई मस्ट बी फ्री फ्रॉम बायसेस, कि कोई भी बायसेस नहीं होनी चाहिए, उनके अंदर कोई भी सब्जेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, और सभी बच्चे उसको एक्सेस ले पाए, उसका सभी लोगों तक पहुंच सके वो. ओके, और सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी होनी चाहिए. एआई सिस्टम मस्ट बी दोरोली टेस्टेड टू अवॉइड एरर्स, की उनमें सबसे पहले तो जो भी बना रहा है उसे, तो उसमें जो मिस्टेक्स की जो संभावना है वो नाम मात्र या फिर होनी ही नहीं चाहिए, तो उसको टेस्ट करना चाहिए टाइम टू टाइम, ताकि मिस्टेक्स ना करें. नेक्स्ट इज द अकाउंटेबिलिटी. इट मीन्स कि स्कूल्स एंड डेवलपर्स मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एआई डिसीजन, कि जो स्कूल्स है या फिर आपकी जो इंस्टीट्यूशन है जिसने डेवलप किया है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए अपनी, कि वो रिस्पॉन्सिबल है एआई के डिसीजन के लिए. ओके, कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग होती है. एआई सिस्टम नीड्स रेगुलर चेक्स एंड अपडेट्स टू रिमेन एथिकल एंड इफेक्टिव, कि जो एआई सिस्टम होता है उसको रेगुलर चेक्स की ज़रूरत होती है, कॉन्टिन्यूस मॉनिटर करना ज़रूरी होता है, कि कोई भी मिस्टेक्स हैं, कोई भी गलतियां हैं, आप उसको देख सको, है ना, और अपडेट्स ला सको, ताकि एथिकल रहे और इफेक्टिव रहे बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स या टीचर्स के लिए. प्रिंसिपल्स क्या है एआई इंटीग्रेटेड लर्निंग के? सो सबसे पहले एआई इंटीग्रेटेड लर्निंग रेफर्स टू ब्लेंडिंग एआई टूल्स विद टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस, कि आप एआई टूल्स का यूज़ करके पढ़ा रहे हो, बच्चों को समझा रहे हो. ओके, ये पर्सनलाइजेशन पे फोकस करता है, कि बच्चों की क्षमता के अकॉर्डिंग, फ्लेक्सिबिलिटी पे,
और लचीलेपन पे, और एनहांसमेंट ऑफ एजुकेशनल क्वालिटी, कि आप एजुकेशन की क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकते हो, उस पर फोकस करता है। तो की प्रिंसिपल्स क्या हैं? सबसे पहले तो पर्सनलाइज लर्निंग होती है यहाँ पे, कि एआई टेलर्स कंटेंट टू द लर्नर्स पेस, कि लर्नर का क्या पेस है, उनकी क्या क्षमता, उनकी स्टाइल्स क्या, उनकी इंटरेस्ट क्या है, उस पर फोकस करता है। फॉर एग्जाम्पल अडेप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म लाइक खान अकेडमी, जैसे खान अकेडमी है, ऐसे आपको प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करना जहाँ पे आप अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। जैसे कि आपको कोई एडवांस बैच लेना है लैंग्वेज सीखने का, या फिर कोई भी चीज़ सीखने का बेसिक बैच लेना है आपको, तो वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराता है। कॉन्टिन्यूस असेसमेंट एंड फीडबैक होता है, मतलब एआई प्रोवाइड रियल टाइम एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट एरियाज, कि एआई आपको प्रोवाइड करता है रियल टाइम एनालिसिस, कि आप रियल टाइम में एनालिसिस कर सकते हो, तभी की तभी आपकी जो परफॉर्मेंस है उसका फीडबैक आपको मिल जाता है, और इम्प्रूवमेंट एरियाज को भी सपोर्ट करता है। लर्निंग एनालिटिक्स की बात करें तो एआई कलेक्ट डेटा ऑन लर्निंग बिहेवियर टू हेल्प टीचर्स अंडरस्टैंड स्टूडेंट नीड, कि एआई क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है लर्निंग बिहेवियर के बेसिस पे, ओके, जिससे टीचर्स समझ सकते हैं अपने स्टूडेंट्स की नीड्स को। फिर है इंटेलिजेंट ट्यूटोरिंग सिस्टम होता है आईटीएस, दैट इज वर्चुअल ट्यूटर्स प्रोवाइड वन ऑन वन असिस्टेंस, कि जो वर्चुअल ट्यूटर्स होते हैं आपके, है ना, जैसे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख लो, वहाँ पे आपको कोई ना कोई एआई चैटबॉट या फिर एआई पर्सन मिल जाता है, जहाँ पे आप असिस्टेंट ले सकते हैं, असिस्टेंस मतलब हेल्प ले सकते हो, हेल्पिंग स्टूडेंट्स सॉल्व प्रॉब्लम, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है? एआई टूल्स कैन सपोर्ट डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स, की जो एआई टूल्स हैं वो सपोर्ट करते हैं उन बच्चों को जो अलग अलग क्षमताओं से, या फिर जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज है, उनको सपोर्ट करता है स्पीच टू टेक्स्ट में, टेक्स्ट टू स्पीच में, या फिर एआई ट्रांसलेशंस में। ओके, कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, एआई कैन फैसिलिटेट ग्रुप प्रोजेक्ट्स एंड पीयर लर्निंग थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कि जो एआई है वो फैसिलिटेट करता है, बढ़ावा देता है ग्रुप प्रोजेक्ट्स को, पीयर लर्निंग को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए, कि आप कोलैबोरेटिव लर्निंग भी कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ मिलकर भी, अपने पीयर्स के साथ मिलकर भी पढ़ सकते हो। ह्यूमन एआई अप्रोच कोलैबोरेशन होता है, कि टीचर्स यूज एआई टूल्स टू प्लान लेसन प्लान करने के लिए, स्टूडेंट को मॉनिटर करने के लिए, और क्रिएटिव और इमोशनल एस्पेक्ट को दिखाने के लिए एआई का यूज़ कर सकते हैं एजुकेशन में। ओके, तो स्टूडेंट जो ह्यूमंस हैं उनका टच भी होना चाहिए। फ्लेक्सिबल एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सो एआई मेक्स लर्निंग एक्सेसिबल एनी टाइम एनीवेयर, कि एआई लर्निंग को एक्सेसिबल बनाता है, कि हर इंसान उसको कहीं भी कहीं से भी देख सकता है। ओके, कोई भी इंसान इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी इंसान इसको देख सकता है, ताकि ये कॉन्टिन्यूस एजुकेशन को प्रमोट कर सके। ओके, नेक्स्ट वन इज द एडवांटेजेस ऑफ एआई इन एजुकेशन। तो बेसिकली सबसे पहले पर्सनलाइज होता है और अडेप्टिव होता है, बच्चे अपने पेस के अकॉर्डिंग, स्टाइल के अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। टीचर वर्कलोड को रिड्यूस करता है, क्योंकि रिपीटेटिव टास्क नहीं करने पड़ते, है ना, बार बार उन्हें करके नहीं दिखाना पड़ता। सो डेटा ड्रिवन इंसाइट्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपको डेटा मिलता है बच्चों का, उनकी जो भी परफॉर्मेंस है उनका, जिससे बेटर टीचिंग स्ट्रेटेजीज वो और भी तैयार कर सकें। मतलब टीचर्स को पूरा डेटा मिल जाता है बच्चों के बारे में एआई की मदद से, उनका पूरा एनालिटिक्स मिल जाता है, जिसकी मदद से वो अच्छी स्ट्रेटेजीज, रणनीतियाँ चूज कर सकती हैं, बना सकती हैं टीचिंग के लिए। ओके, सपोर्ट इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल एजुकेशन। इंक्लूसिव समावेशी शिक्षा और एक्सेसिबल एजुकेशन को सपोर्ट करता है, कि हर बच्चे को हक है, हर बच्चे को अधिकार है एजुकेशन का, हर बच्चे तक पहुंच सके, और इंक्लूसिव, कि सभी बच्चों की लर्निंग नीड्स को देखते हुए। नेक्स्ट इज द, ये अनेबल करता है सेल्फ बेस्ड लर्निंग को और स्किल बेस्ड लर्निंग को, कि बच्चे अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, जो उनको स्किल सीखनी है उसके अकॉर्डिंग वो पढ़ सकते हैं। तो चैलेंजेस क्या आते हैं? तो सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप होता है, मैनी रीजन्स लैक एआई रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर, कि कुछ रीजन्स में एआई रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर होता ही नहीं है, मतलब वहाँ पे एआई के बारे में बच्चों को ना तो पता है, और ना ही वहाँ पर होता है उन सब चीज़ों के बारे में ना। टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए इसके लिए, टीचर्स को बताना चाहिए कि कैसे वो एआई टूल्स को यूज़ कर सकते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। एथिकल डायलेमास भी बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आते हैं, जैसे प्राइवेसी की, बायसनेस की, या फिर डिसीजन मेकिंग की, कि वो कई बार क्या होता है, टीचर्स बिल्कुल ही एआई पे ही डिपेंड हो जाते हैं, तो जो कि बहुत गलत होता है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं होती है, अनएथिकल कंडक्ट बोल सकते हो आप इसे। ओके, मतलब वो अनएथिकल होती है, आपके लिए सही नहीं होती है, मोरली और सोशली जो भी है। इमोशनल और सोशल स्किल्स, सो एआई कैन नॉट टीच एम्पैथी, एआई आपको एम्पैथी नहीं सिखा सकता, कि किसी के प्रति आपकी भावना के बारे में नहीं बता सकता, वो आपको मशीन लर्निंग के लिए ही, मतलब आप सोशल इंटरेक्शन भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप एआई पे ज़्यादा डिपेंड हो जाओगे, तो उससे आप सोसाइटी में कैसे जीना है, सोसाइटी में कैसे इंटरेक्ट करना है, उसको बिल्कुल हटा देता है।
है ना, और आपके अंदर सद्भावना भी नहीं होती, आप दूसरों के दुख को नहीं समझ पाते हो, दूसरों के इमोशंस को नहीं समझ पाते हो। कॉस्ट एंड मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है कि अगर आपको लगता है कि जहाँ पे एआई में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ उसको ठीक कराने में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए शुरुआती दौर में, है ना, एआई सिस्टम को डेवलप करने के लिए। तो इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। सो स्टूडेंट, ये थी हमारी यूनिट, है ना, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, जो कि काफ़ी आसान थी। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो भी आपकी नेक्स्ट यूनिट से होगी, या फिर कोई ऐसी यूनिट से जिसका कंटेंट आपको बहुत कम लिमिटेड वे में मिल रहा होगा। सो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करिएगा तो मेरा भी मोटिवेशन उससे बढ़ता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।